भाषा नहीं, बहुत सिंपल भाषा, स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्होंने बोल रखा, ठीक है ना। वास्तविकता के धरातल पर रहना। अब वातावरण इन्वायरमेंट वाला वातावरण के साथ साथ कैसा वातावरण जो आपका, आपके परिवार का, और आप जहाँ रहते हो, जो समुदाय, जिस ग्रुप में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस जगह रहते हो, उन लोगों के बीच में आपका क्या है, एक बैलेंस, एक सामंजस्य स्थापित करना आपका मानसिक स्वास्थ्य है। कपूर स्वामी जी क्या कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि जो आपके दैनिक जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, और उसके साथ साथ क्या है, जो आपके आदर्श प्रिंसिपल है, उनके बीच में एक संतुलन बनाए रखने की स्थिति को क्या कहते हैं, हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। WHO भी क्या कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या, मानसिक स्वास्थ्य वह स्वास्थ्य है जिसमें प्रत्येक अपनी क्षमताओं को अनुभव करता है। मतलब कि मेरे पे कितनी कैपेसिटी है, क्षमता मतलब मेरे पे क्या कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेरे जो जीवन में जो प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण जो भी स्थिति उपस्थित हो रही है, स्थिति अच्छी भी हो सकती है, मेरे मन के मुताबिक भी हो सकती है, मेरे मन के मुताबिक नहीं भी हो सकती, यानी कि जो भी स्थिति है मेरे जीवन की इस समय, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, उस स्थिति में का सामना करना, उस स्थिति को समझना, और उस स्थिति में रह के ही सही तरीके से अपने कार्य को करना, तो इसे मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसके साथ साथ क्या होता है, अपना कार्य करना, जिसको करने से जो आपका समुदाय है, जहां आप रहते हैं परिवार में, वहां पे कोई भी वो ना आए, अस्थिरता ना आए, कोई परेशानी ना आए, ठीक है। तो उसको खुश रखते हुए, उनको संतुष्ट रखते हुए अपने कार्य को करना, तो ये चीज है। तो इसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि अगर मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति होता है, जो मानसिक स्वस्थ होता है, वो अपने आप भी प्रसन्न रहता है, जहां वो रहता है वहां के लोग भी प्रसन्न रहते हैं, और जिस समुदाय में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वहां भी वो प्रसन्न रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब स्वयं से खुश रहना नहीं, स्वयं के कार्य को सही ढंग से करना ही नहीं, इवन जहाँ आप रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस समुदाय में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, वहां के साथ भी अपना तालमेल अच्छे ढंग से बिठा के रखना हर स्थिति परिस्थिति में, तो दैट इज अ मानसिक स्वास्थ्य। तो इतना मैंने बहुत इजी में बताया, तो क्योंकि तनाव को, स्ट्रेस को समझाने से पहले मानसिक स्वास्थ्य को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये मैंने समझाया। अब आते हैं कि व्हाट इज अ तनाव। तनाव देखिए, अगर मैं बात करूं, तनाव कोई बीमारी नहीं है, कोई मानसिक रोग नहीं है, लेकिन तनाव के कारण कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये उन्होंने बोला है तनाव। तनाव स्वयं में देखो, अगर हम आगे आगे पढ़ेंगे तो तनाव हर किसी की लाइफ में होते हैं, तान ना हर, ठीक है, तान खींचना। तो अगर तनाव की बात करें तो हर किसी की लाइफ में तनाव है, लेकिन व्यक्ति वही अगर तो आगे मैं डेफिनेशन बताऊंगी व्हाट इज अ, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट, व्हाट इज अ नेगेटिव इफेक्ट। तो तनाव क्या है, कोई मानसिक रोग नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमें कार्य करना पड़ा जो उसकी सोच से बिल्कुल अलग है, तो तनाव हो गया। तो तनाव, लेकिन तनाव एक मानसिक रोग ना होकर रोगों का कारण होती है। अब कहते हैं कि तनाव क्या है, तनाव मन की स्थिति और आपके परिस्थिति के बीच में जब बैलेंस नहीं हो पाता, यानी संतुलन का अभाव को, या असंतुलन होना ही तनाव कहलाता है। यानी मनस्थिति और जो परिस्थितियां हैं उनमें जब संतुलन नहीं होता, यानी संतुलन का अभाव होना या असंतुलन होना तनाव कहलाया जाता है। अब कहते हैं, यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति, इसमें क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ये अचानक देखिए, ऐसा में नाम ले लेते हैं, उसको अपने पे लेना मत, ठीक है ना। मैंने पहले कहा कि मेरे एग्जाम्पल बड़े वियर्ड होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी टीना चौधरी को कह दूं कि अभी अभी तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है और तुम्हें लिखना नहीं है, तो व्यक्ति एकदम घबरा जाता है, ठीक है। लेकिन टीना कहती है चलो ठीक है, आप जितना पूछिए, जितना मुझे आएगा मैं उतना अच्छे ढंग से बताऊंगी, जितना नहीं आएगा तो ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि अचानक हम हर चीज हमारी प्लानिंग से नहीं होती लाइफ में। तो जो व्यक्ति होते हैं समय के हिसाब से नहीं चल पाता, जो सिचुएशन आती है उसको टैकल नहीं कर पाता, तो क्या होता है, तो व्यक्ति में जो मनस्थिति होती है उसकी विचलित होने लगती है, वो घबराने लगता है। उस समय क्या होता है, अपने को असहाय समझता है, कमजोर समझने लगता है। तो वो स्थिति तनाव की होती है, और तनाव के द्वारा दूसरी जो बीमारियां होती है उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो ये चीज बता रखा। अब कहते हैं कि जब जब विपरीत परिस्थिति आती है तो व्यक्ति जो होता है अपने को शरीर और मन से उस स्थिति को हैंडल करने के लिए, टैकल नहीं कर पाता किसी भी कारण से, ठीक है, टैकल नहीं कर पाता। तो क्या होने लगता है उस समय, या हम कहेंगे उसकी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं,
तो जो व्यक्ति होता है अपने मन से और अपने शरीर से उस चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता है, उसे टैकल नहीं कर पाता, तो उस समय अपने को असहाय समझता है, कमजोर समझता है। तो यही जो स्थिति होती है तब यहाँ पे तनाव जन्म लेता है। तो ये मैंने बहुत इजी वे में बताया कि सबसे पहले कि व्हाट इज अ मेंटल हेल्थ। ठीक है, देखो मेंटल हेल्थ का मतलब नहीं कि मुझे तनाव नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। हर व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन उसका लेवल अलग है। 24 घंटे डर में रहना, 24 घंटा चिंता में ही रहना, ठीक है, क्योंकि हम जो है हम एक सामाजिक प्राणी, हमारी लाइफ में चलेगा, लेकिन उसका ग्राफ कितना है, परमानेंट है, दैट इज अ मेंटल डिजीज। आया, सॉल्यूशन निकाला और निकल गया, दैट इज अ टेंशन, मतलब तनाव था, उसको फेस किया और स्थिति जो समस्या थी उसका निवारण किया। तो ये चीज होता है। अब क्या, अब देखो अलग अलग जो हमारे लोग हैं, जो साइंटिस्ट तो नहीं कहूंगी, जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो तनाव की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे अगर मैं कहूँ, हैंस सैली ने अपने जो एक उसमें दिया है स्ट्रेस ऑफ द लाइफ में, बोला कि तनाव से मतलब क्या है, शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गए अविशिष्ट अनुक्रिया, अविशिष्ट का मतलब अनस्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी कि हमारा शरीर एक अनवांटेड रिस्पॉन्स कर रहा है, जबकि नॉर्मली चलना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई तो उस समय शरीर में और मन ने कुछ ऐसा रिएक्शन कर दिया, अनवांटेड अनस्पेसिफिक रिस्पॉन्स किया, जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। तो दैट इज अ टेंशन, दैट इज अ तनाव। ठीक है, देखिए मैं प्रॉपर एक बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रही, उसको अपने शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, तनाव क्या, तनाव इज अ प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस क्या कि तनाव जब होता है तो इसके कई कारणों से उत्पन्न होता है, तनाव सिर्फ एक कारण से नहीं होता, यानी तनाव पैदा करने के कई कारण हो सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बहु आयामी प्रक्रिया, यानी तनाव होने के, उत्पन्न होने के कई रीजन हो सकते हैं, कई कॉज हो सकते हैं। ठीक है, कई कारण हो सकते हैं। तनाव में क्या होता है फिर क्या होता है, जब व्यक्ति जब तनाव में होता है तो उस समय वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर सकता। अपने आप में नियंत्रण न रखने के कारण वो जो सिचुएशन आती है उसमें वो नियंत्रण नहीं कर पाता, यानी कि वो जो सिचुएशन होती है उस व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो ये चीज होता है। फिर तनाव में क्या होता है, तनाव जब उत्पन्न होता है ठीक है, तो अब है कि लंबे समय तक रहेगा, तो तनाव के द्वारा व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक तरह तरह की समस्या पैदा होती है। तो ये इन्होंने तनाव के बता रखा है। अब तनाव क्या कह सकते हैं कि तनाव टेम्परेरी भी हो सकता है और तनाव लॉन्ग, मतलब उसका ग्राफ लंबा हो सकता है, यानी कि लंबे समय तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि तनाव किस कारण हुआ है, जेन्युइन था कि नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल, अचानक आपको पता चल जाए 1 हफ्ते बाद एग्जाम है सब सब्जेक्ट का, तो क्या होगा, कई लोग कहेंगे भैया जो हमने पहले का पढ़ा, डरना क्या, थोड़ा हमने पहले का पढ़ रखा, हल्का सा देखना, फेस कर लेंगे। कई लोग एकदम हाथ पैर छोड़ देते हैं और उसके रिजल्ट से घबराने लगते हैं। तो ऐसे लाइफ में कई चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि लाइफ स्मूथली नहीं है। हम सोचेंगे लाइफ एकदम स्टेबल चलेगी, नहीं। अगर हम चीजें देखते हैं, लाइफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो जब कभी अप है तो कभी डाउन भी है। तो ये चेंजेस, अनसर्टेन चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ये कभी भी सोच के ही नहीं रखता। कई व्यक्ति तनाव इसमें भी आ जाता है, व्यक्ति को अक्सर देखा है कि वो जो सोचता है वो सोचता है इसी ग्राफ में लाइफ चले। हमारे सोचने में और लाइफ की जो रियलिटी चेक है उसमें बहुत अंतर होता है। तो कभी लाइफ में बहुत हम खुश होते हैं, कभी एकदम मतलब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइफ है, जिंदगी है। तो इसमें हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारे सोचने से होता है, संसार में शायद कोई दुखी ना होता, कोई बीमारी ना होता, लेकिन सोचने के साथ साथ उसके कर्म भी उसमें इफेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कर्म, तो व्यक्ति अप एंड डाउन उसकी लाइफ में आते रहते हैं। तो ये चीज में आता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ तनाव। तनाव कितने प्रकार का होता है? तनाव होता है 2 प्रकार का, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मींस, अच्छा फॉर एन एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं ना, आई लव चैलेंजेस, मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। क्योंकि जब आपको चैलेंज मिलता है, तो चैलेंज मिलने से क्या होता है, कई लोग अपनी जो स्ट्रेंथ होता है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कहते हैं कैश कराते हैं, बनवाते हैं, यानी कैश कराते हैं कि मेरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, कि क्या मैं इस चैलेंज को पार कर सकता हूँ, इस चैलेंज को मैं जीत सकता हूँ, या मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो क्यों? क्योंकि वो वहां जब चैलेंज लाइफ में आते हैं, तो हमें अपना जो पोटेंशियल लेवल होता है, फिजिकल और मेंटल, जो हमारी वो होती है, क्या कहते हैं, उसकी ताकत होती है, वो हमें पता चलती है। और अक्सर कहते हैं कि जो लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें जो डिसीजन पावर होता है बहुत अच्छा होता है, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है।
तो चैलेंजेस सकारात्मक का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो, अचानक टर्म एंड कंडीशन चेंज होगी, तो व्यक्ति क्या होता है, तनाव में तब क्या होता है, वो उस स्थिति पे पूरा फोकस करता है कि अगर ये स्थिति आई है, जैसे मैंने पहले कहा कि हर सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चलती, वो अचानक कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइफ अप एंड डाउन, ठीक है। तो वो क्या करता है, फोकस करता है, कहते हैं ना कि जैसे आपने देखा घोड़े के ऐसे लगाते हैं टांगा में, क्या आगे एक जगह उसका फोकस है, तो फोकस करता है। अगर ये समस्या आई है तो ये समस्या का कारण क्या था, अब कारण पता चलेगा तो उसका समाधान भी पता चलेगा। अब क्या किस 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 तरीके से इस समस्या का जो कारण है उसको नष्ट करे, ताकि जब कारण ही नष्ट हो जाएगा तो जो समस्या थी वो भी नष्ट हो जाएगी। तो ये चीज इसको कहते हैं सकारात्मक। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, मेरा एग्जाम्पल फिर मैं कहूंगी हाथ जोड़ के, बड़े अजीबोगरीब होते हैं। जैसे राम जी को सुबह गद्दी मिली, शाम तक होता, अगले दिन गद्दी निकल भी गई। अब उन्होंने क्या किया, रोग टेंशन कोई करने लगा। अब उन्होंने कहा चलो जब जंगल जाने है तो बताओ क्या क्या करना है, क्या क्या आगे की प्लानिंग करी जाए। तो आराम से सारे काम करते चले गए। तो लाइफ में जब ईश्वर की लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य है, तो हमारी तो लाइफ में आएंगे, क्योंकि हमारी तो सोच जो है, एक बुद्धि एक सीमा तक कार्य करती है, ठीक है। तो जो सकारात्मक जो तनाव होता है, वो व्यक्ति जब क्या करता है, अपने को, अपने मन को एक जगह, मानसिक जैसे कहते हैं ना, ऊर्जा को एक जगह एकत्र करता है, समस्या को समझता है, उसके कारण को समझता है और उसके निवारण पे ध्यान देता है। तो उसके ध्यान देने से क्या होता है, एनर्जी एक जगह सेंटर होती है, और जब समस्या का अंत हो जाता है, जब कारण का अंत हो जाता है, तो समस्या भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब क्या है कि इधर भागना, इधर मन को इधर भगाना, इधर भगाना, इधर भगाना, इधर खुद भी फिजिकल बॉडी से इधर उधर भागना, उसको भी समस्या बतानी, उसको भी समस्या बतानी, उधर को भी समस्या बतानी। तो इससे क्या होती है, जो एनर्जी होती है बॉडी की और दिमाग की, इधर भी खर्च होगी, चारों तरफ खर्च होगी, तो कलेक्ट तो हुई नहीं। तो समस्या उतनी बड़ी थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जो एनर्जी थी वो उन्होंने चारों तरफ बिखेर दी। अब बिखेर देने से क्या हो गया, समस्या तो समझ आई, लेकिन उसका कारण भी समझ नहीं आया। जब कारण ही समझ नहीं आया तो उसका निवारण कैसे समझ आएगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने को हमेशा असहायता महसूस करता है। कई लोगों की आप देखते होंगे लाइफ में, कई लोग किसी भी स्थिति से डरते नहीं। डरने का मतलब नहीं, डरने का मतलब नहीं का मतलब है कि समस्या सबकी लाइफ में आते, फेस करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करके निकल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से कई लोग क्या होता है, छोटी सी समस्या में एकदम विचलित हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं, जिससे क्या होगा, समस्या समस्या नजर आती है लेकिन उसका समाधान नजर नहीं आता। तो फिर कहूंगी ये ध्यान रखिएगा। ये तो अगर आप डिस्कवरी चैनल देखिए तो एक बार आया था कि जितनी भी जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जिनकी लाइफ बड़ी हर्डल होती है, बड़ी लाइफ में परेशानी होती है, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। तो समस्या आपके दिमाग का मतलब कहते हैं ना, बुद्धि का फिनिशिंग करने आता है। तो एकाग्र मन से अपने तनाव को सकारात्मक रूप में ले जाना चाहिए। यहाँ तक समझ आया, क्लियर? आगे चलो, बहुत इजी, इतना टफ नहीं है। और आज की लाइफ में देखते हो कि कई लोग छोटी सी चीज में बिल्कुल हाय तौबा मचा लेते हैं, कई लोग शांति से अपना काम, समस्या का समाधान भी कर लेते हैं। देखिए, मन बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल भी अच्छा है। हमेशा उसकी लाइफ में देखिए, आप देखे होंगे, अगर प्रभु राम की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ठीक है। जब वो वनवास से होकर तब उन्हें भगवान राम से के राम बोला गया था। तो क्यों, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस है। चैलेंजेस किसकी लाइफ में आते हैं, जो उसको टैकल करने की क्षमता रखता है। जैसे आजकल व्हाट्सएप में बड़े बड़े, और उसी तरह से आप देखते हो कृष्ण की लाइफ, कृष्ण भगवान कृष्ण की लाइफ में भी बड़ी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने टैकल किया हर सिचुएशन को बड़े आराम से। अब आजकल फेसबुक में देखो बड़े अच्छे अच्छे से आते हैं, वो कहते हैं ना, फेसबुक के जो गुरु बने हुए, कहते हैं कि उसी को अच्छा वो स्ट्रॉन्ग दमदार कैरेक्टर मिलता है, जो किरदार अच्छा हो उसको रोल अच्छा मिलता है। अगर लाइफ में स्ट्रगल है तो इट मीन्स प्रभु ने आपके, प्रभु की नजर में, मैं फिर कहूंगी, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, तो प्रभु को पता कि इसमें वो पोटेंशियल है कि इस सिचुएशन का बहुत इजीली पास कर लेगा। तो ये समझिए कि प्रभु के उसमें मैं बहुत अच्छा एक एक्टर हूँ या एक्ट्रेस हूँ। तो इस हिसाब को ये सोचते हुए उस सिचुएशन को टैकल करिए और आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप उस समस्या का समाधान करिए। इसके लिए आपको किसी से भी हेल्प मांगनी पड़े, झिझकिए में, क्योंकि आज की डेट में कई लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं। आधा तो परेशानी को तो बिखेर रहा है, इधर भी एनर्जी खर्च कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, अपनी समस्या बता रहा है, हाई पीटी में चाह रहा है। कई लोग इतने वो होते हैं, कहते नहीं अगर मैंने किसी को बता दिया तो क्या होगा। जहां आपको लगता है कि समस्या
सामने वाला ये दूसरा सुलझा सकता है, मुझे समाधान दे सकता है, ठीक है ना। तो बात भी शेयर करिए, लेकिन किससे, जिस पे आप पे विश्वास हो। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि समस्या तो सुन ली और हंसी में उड़ा दिया, तो ये आपको परखना है। तो इतनी बात समझ आई, आगे चलो, क्लियर, समस्या समझ आ रही है, समस्या के समझ आ रहा है ये चीजें, हाँ जी, चलूं आगे, यस मैम। चलिए। और ये रियलिटी है लाइफ की, हर व्यक्ति की लाइफ में समस्या है। छोटा बच्चा भी जब, अगर उसका भी कोई टेस्ट वगैरह हो ना, तो वो ये कहेगा, बताओ जब तक मैं रोऊंगा नहीं तो मेरी माँ भी मुझे दूध नहीं पिलाएगी, अगर मैं तो रोऊंगा नहीं तो मेरी माँ ये भी नहीं देखेगी कि मैंने पॉटी किया या शूशू किया, तो मुझे सूखे में रखना है। तो हर जगह समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान किसके पास है, मनुष्य के पास में। इस पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो व्यक्ति हर समस्या का समाधान कर सकता है, तो ये सोच हमें रखना चाहिए, ठीक है ना। आप कहते हैं तनाव के कारण क्या थे, कई कारण है तनाव के। सबसे पहले क्या होता है, जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं। कैसी घटना, देखो लाइफ अपने आप में स्ट्रगल है, ठीक है, और जहां स्ट्रगल स्ट्रगल है तो उसको फेस करना सीखिए। लाइफ मैंने पहले कहा स्मूथली नहीं है, अप एंड डाउन है। तो हम जब सुबह उठते हैं और रात के सोते तक हम अपने जीवन को चलाने के लिए, अच्छे ढंग से करने के लिए हर कार्य करते हैं, स्वयं स्वस्थ रहने के लिए नहाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी लाइफ में भाग दौड़, पैसा कमाना है, विद्या पढ़ाई भी करनी है, नंबर भी लाने हैं, पास भी होना है, ठीक है, समाज में हमारे को कोई गलत भी ना कहे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जो समस्याएं जो है हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जो उसको परेशान करता है, तनाव देता है, ठीक है, परेशान करता है। तो कहते, तो उस समस्या को, हर चीज को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपना मूल्य चुकाना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती। तो हर चीज को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए, हर चीज को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, आनंद मतलब सेटिस्फेक्शन पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत करने के लिए आपको धूप में भी जाना है, ठंड में भी काम करना है, दिन में भी करना है, रात में भी करना है, पढ़ाई भी करनी, हर ही कार्य करने। तो कोई व्यक्ति इस, जब ये सिचुएशन आती है तो उसमें परेशान होता है कि भाई मेरे को तो इतना काम करना पड़ रहा है, मुझे धूप में भी काम करना पड़ रहा है, मुझे तो रात में भी काम करना पड़ रहा है। तो वो सिचुएशन के साथ, वो कहते हैं ना, शरीर और मन उस स्थिति के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता। तो क्या होता है, वो तनाव में जाने लगता है, ठीक है। जैसे मैंने भी कहा, हर चीज संसार में फ्री में नहीं मिलती, माँ बाप के प्यार के अलावा, वो भी एक समय था, फ्री में नहीं मिलता। ये चीज ध्यान रखिए, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। तो या तो आप मेहनत करिए, मेहनत करके आप हर चीज को पाएंगे, गद्दी पाएंगे, सत्ता पाएंगे, तभी तो धन पाएंगे। तो आराम से तो नहीं पा सकते ना। तो ये चीज है कि आपकी लाइफ में, आपके मतलब हम सब की लाइफ में जो डेली की जो तनाव है, कई लोग उसमें एक हफ्ते बाद सरेंडर कर देते हैं, कई लोग कहते हैं चलो देखते हैं कब तक ये चलेगा, कि ये जिद्दी है कि मैं जिद्दी हूँ। अगर ये जिद्दी है तो इसे भी बता दूं, मैं इससे ज्यादा जिद्दी हूँ। कई लोग कहते हैं ना, समस्या कितनी बड़ी है, अगर समस्या अगर जिद दिखाती है तो मैं भी जिद दिखाता हूँ, मैं भी क्या चीज हूँ। तो ये चीज है। तो ये तनाव का कारण ये भी होता है। दूसरा होता है लग्जरियस लाइफ स्टाइल। हर व्यक्ति आज की डेट में बहुत ऐशो आराम चाहता है, अथाह धन चाहता है, पद चाहता है, मान चाहता है, सम्मान चाहता है, हर सुख सुविधा वो अपने घर में चाहता है। लेकिन कैसे मिलेगी, पैसा कमाने से मिलेगी। मुझे गद्दी चाहिए तो गद्दी कहाँ मिलेगी, मुझे नीचे वाले को हटाना है ताकि मैं उस सीट में बैठ सकूं। उसके लिए वो क्या करता रहता है, कंपटीशन करता है। ये कंपटीशन है, फाइट है। फाइट का मतलब ये नहीं हाथ मार रहे, मन में उसके लिए नेगेटिव थॉट रखना, कंपटीशन करना है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि कहते हैं ना, ये सही शब्द नहीं है, सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, धन को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, पद को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, ताकि मुझे सारी सुख सुविधा मिले, कुछ भी करना पड़े। तो ये जो भावना जो आती है, ये उस सुख को पाने के लिए, उस लग्जरियस लाइफ को पाने के लिए ये तनाव देती है। ये ध्यान रखिएगा। तो आज की डेट में क्या है, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। अगर मैं कहूंगी जी मैं तो इतनी साल की होगी, चलो मैं 70 साल की होगी, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, इससे दुखी नहीं हूँ। अच्छा वो तो 75 साल का है, वो तो बिल्कुल सही है, तो मैं अपना दर्द भूल जाऊंगी, लेकिन वो क्यों सही चल रहा है, वो बहुत टेंशन है। तो इसे हटा दो। इस दुनिया में दुख का कारण ये है कि मैं दुखी हूँ, मुझे कष्ट है, इसलिए दुखी नहीं है। वो खुश क्यों है,
यानी वो खुश क्यों, वो किस कारण खुश है, वो धन के कारण है, पद के कारण, मुझे उस सत्ता को चाहना है, उस सत्ता को, उस पद को पाना है, तो उसके लिए जो कंपटीशन होता है ये भी एक तनाव का कारण होता है। ठीक है, दूसरा मत है हमारे जो नेगेटिव, जो हमारा जो थॉट है नेगेटिव है, थॉट प्रोसेस इज नेगेटिव। नेगेटिव होने से क्या क्या कारण करता है, मन का अस्थिर होना। ठीक है, मन एक जगह स्टेबल नहीं है, अभी यहाँ भागा, अभी यहाँ भागा, अभी यहाँ भागा, मन स्टेबल नहीं है। मन के स्टेबल होने से क्या होता है, जो एनर्जी, जैसे मैंने बताया था, एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। जब खर्च होती है तो उससे क्या होता है कि जो आपको काम करना है, तो उसके लिए आपकी जो मेंटल बॉडी होती है थक जाती है, तो जो काम करोगे उसमें मन नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं ना, खूब कूद लिए, फांद लिए, फिल्में देख ली, म्यूजिक सुन लिया, आपको कहते हैं पढ़ ले, नहीं हमें थक गया हूं। भाई तुमने तो म्यूजिक ही तो सुना, टीवी तो देखा, तुम क्या थक गए? तो थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब वो अपने काम में आता है तो जब एनर्जी तो उसने फिल्में देखने में, इधर इधर बात करने में, उधर बात करने में, गॉसिप करने में खर्च कर दी। जो दिमाग जहां चलना था वो दिमाग को कहीं और खर्च कर दिया, तो क्या होगी, जो दिमाग की एनर्जी थी वो खर्च होगी। तो जिस काम को करना था, जो समस्या थी, जो स्थिति थी, समस्या थी क्योंकि जो भी स्थिति थी, उस स्थिति में फोकस नहीं किया, उसकी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करी, तो उससे क्या होगा, तनाव बढ़ता रहे। तो इसीलिए मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्यों स्थिर ना होने के कारण कहते हैं नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, तो व्यक्ति समस्या से भागने लगता है, जगह से भागने लगता है। जगह भागने से कुछ नहीं होगा, जगह भागने से क्या होगा, समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, आगे और सूरसा जैसा मुंह बना के खड़ी हो जाएगी। हर समस्या को उसी समय खत्म कर देना चाहिए, ताकि आगे बड़ी समस्या हो ही ना। तो समस्या जो हमारा होता है, स्ट्रेस का कारण क्या होता है, मन का अस्थिर रहना, जिसके कारण क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो इंक्रीज होती है, यानी कि सकारात्मक सोच की कमी। ओके, यहाँ समझ आ रहा है? जब मन की जो एनर्जी तो खर्च हो जाएगी, तो हमारा मन स्थिर नहीं होगा, तो बुद्धि भी कहाँ स्थिर होगी, तो हम सोच ही नहीं पाएंगे, समस्या का समाधान ही नहीं निकाल पाएंगे, और समस्या बिल्कुल अपना मुंह बड़ा विस्तार करती रहेगी। ठीक है, फिर आता है समय पर, मतलब टाइम मैनेजमेंट का अभाव होना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है परसों। ये बहुत गलत है, ये आलसी लोगों ने बता रखा है। और पहले क्या कहता है, स्वान निद्रा क्या, काक चेष्टा वो को ध्यान, कुछ ऐसे बता रखा था ना। अब समय प्रबंधन का अभाव, यानी टाइम मैनेजमेंट ना होना। सबसे पहले आप हर कार्य का एक टाइम बनाइए प्रॉपर, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा टाइम, एक टाइम को मैनेज करिए, कि मुझे सुबह इतने बजे उठ के सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्या करना है, हर काम को का टाइम दीजिए। जो टाइम देखिए, बड़ी बड़ी जो मीटिंग होती है उसमें एक टाइम होता है, अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि जब भी मुंह उठा के चले जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने ये टाइम कहीं और किसी को दे दिया तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हर चीज का बड़ी बड़ी कंपनीज में देखिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर आपका इंटरव्यू में जाता है, आपका एक टाइम होता है। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो गाड़ी का भी एक टाइम होता है। ये कोई कि जब दिल्ली कोई गाड़ी कभी भी जा रही है वो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना नुकसान होगा। तो देखिए, फिर मैं कहूंगी, मैंने एग्जाम्पल बड़े खराब होते हैं, तो सिर्फ समझने के लिए, टाइम मैनेजमेंट, प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि सोने तक का अपना टाइम मैनेज करिए, कि कब कब क्या करना है, और प्रायोरिटी दीजिए अपने कामों को। जब आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो दूसरा आपको क्यों देगा। वक्त की कदर करो, तब वक्त आपकी कदर करवाएगा। जिसने वक्त की कदर नहीं करी, तो उसकी कदर किसने नहीं की, कदर मैंने वैल्यू, ये ध्यान रखिए। तो वक्त बड़ा अनमोल है, वक्त ही राजा बनाता है, वक्त ही रंक बनाता है। तो राजा कौन बनेगा, जिसने वक्त की कदर करी। फकीर कौन बनेगा, भिखारी कौन बनेगा, जिसने कदर नहीं करी। तो वक्त टाइम को मैनेज करिए, हर चीज को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आता है। तो जब आप टाइम मैनेज ना कर पाना ही तनाव का कारण होता है। अब आता है कि हम अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमताओं को सही नहीं समझ पाते। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, एक्सेप्ट करिए। मैं सब कुछ कर सकता, ऐसा नहीं है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई म्यूजिशियन नहीं बन सकता। मैं तो कभी भी नहीं बन सकती, ठीक है ना। इतनी फटी आवाज है, अगर मैं सोचू नहीं मुझे तो बिल्कुल लता मंगेशकर को फाइट देना था, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, और उसको और जो नहीं है कैपेसिटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो
जो व्यक्ति अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं कर पाता, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जो उसे नहीं करना वो करता है, और उसे पता है वो कैपेसिटी तो उसकी है नहीं, तो क्या होता है, विफल होता है। और विफल होने के कारण क्या होता है, वो तनाव में चला जाता है। जैसे मैंने क्या कहा, हर कोई गावस्कर नहीं बन सकता, हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर कोई कलाम नहीं बन सकता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो अपनी, जो व्यक्ति अपनी कैपेसिटी को नहीं समझ पाता, वो कहते हैं ना कि दूसरे के टांग में, फटे में टांग घुसाना तो दुख तकलीफ होता है। तुम दूसरे एरिया में क्यों जा रहे हो जब वो कैपेसिटी आपकी है ही नहीं। तो अपनी कैपेसिटी को ना समझते हुए कार्य को करना भी तनाव का कारण होता है, क्योंकि जब हमारी कैपेसिटी है ही नहीं तो हम उसमें सक्सेस होंगे ही नहीं, चाहे कितना भी हम जोर लगा ले। जब सक्सेस होंगे ही नहीं तो हमें टेंशन होगी। ठीक है, 3 इडियट में क्या दिखाते, ये तो दिखाता है कि आप अपनी कैपेसिटी को समझाओ। अगर नहीं समझोगे तो लास्ट में, अभी तो फर्स्ट ईयर में दोनों लास्ट में आगे आगे होते शायद वहां से भी डिलीट हो जाओगे, फिर घर वाले भी परेशान, खुद भी परेशान। तो अपनी क्षमताओं को ना समझ पाना भी तनाव का बहुत कारण होता है। ठीक है, दूसरी बात है दूसरे पे डिपेंडेंट रहना। ये ध्यान रखना, ये पैरासाइट में बनी, जो पैरासाइट होता है दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, क्रीपर क्या होता है, वो जिस पेड़ पे होता है, क्रीपर की अपनी लाइफ नहीं होती, वो पेड़ पे होता है। पेड़ कट गया तो क्रीपर यानी कि जो लताएं होती है वो भी नष्ट हो जाती है। जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, अच्छा वो मुझे ये करके देगा, अच्छा मुझे करके देगा, अच्छा तो इससे उम्मीद जगती है। उम्मीद ही हर दुख का कारण होता है। ठीक है, मुझे तो हंसी भी आ रही है अपने एग्जाम्पल से समझाते हुए, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, बट इट्स अ रियलिटी कि तनाव के कारण क्या है, दूसरे पे डिपेंड रहना। तो ये दुख का कारण है। उम्मीद, अपना काम स्वयं करिए। तो जैसा होता है ना, अगर आप किसी पे दूसरे पे निर्भर रहते हैं कि मुझे 8 बजे फलाना मुझे चाय नाश्ता देगा, और 10 बजे मुझे गाड़ी से छोड़ के आएगा, और 12 बजे मुझे वापस गाड़ी से लेके आएगा। बाई चांस वो किसी, उसे अपना काम था, आपको बिना मैसेज के, आपको बिना बताए वो कहीं चला गया, ना तो आपको सुबह नाश्ता मिला ना कुछ मिला, तो फिर क्या होगा, तनाव में आ जाएंगे, परेशान में आ जाएंगे। और ये लंबे समय तक हुआ क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंडेंट थे, दूसरे पे निर्भर थे, तो आपके काम करने की क्षमता खत्म होगी। आपको काम करना ही नहीं है, उसको मैनेज करना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति तनाव में चला जाता है। तो दूसरे पे डिपेंड रहना भी तनाव का कारण होता है। ठीक है, क्रीपर, इसका लताएं जो होती है ना, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। क्रीपर वो पेड़ में रहती है, पेड़ से में घूम के रहती है। अगर पेड़ को काट लोगे तो लताएं भी नष्ट हो जाएंगी। तो जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, दूसरे पे आश्रित रहता है, वो क्रीपर की तरह है। ठीक है, तो और ये भी दुख का कारण है। दूसरा क्या बोला उन्होंने, लॉस ऑफ इमोशन। इमोशन नहीं है आज की डेट में लोगों के। मुझे मेरा करना है, कैसा भी करना है, साम दाम दंड भेद, मुझे नहीं मतलब। मुझे अगर दूसरे का गला काट के भी उस गद्दे में पहुंचना तो मैं पहुंचूंगी। ये एग्जाम्पल है, कहीं रियल में मत ले लेना, ठीक है ना। मुझे उसको कितना भी पीछे करना है, किसी भी तरह से, चाहे उसके लिए मुझे धोखा देना पड़े, कैसी भी तरह से। तो ऐसा करने से क्या होता है, व्यक्ति शर्म, लज्जा, ठीक है, इंसानियत सब खत्म कर देता है। जब कहता है ना कि मुझे ये चीज पाई है ही। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल केकई, ठीक है, अब यहाँ केकई का क्या रीजन था वो चीज अलग है। केकई को गलत नहीं कहा जा सकते मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसका रीजन अलग था। लेकिन मैं समझाने के लिए, केकई ने अपने पुत्र के लिए क्या किया, सब चालें चली ताकि मेरे भरत को गद्दी मिले और राम जंगल में जाए। तो सब कुछ किया, सारी नौटंकियां की। ठीक है ना, जो मॉडर्न है। लेकिन केकई के मेरे हिसाब से अगर मैं दूसरा वो देखूं तो बहुत महान लेडी रही, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। कलंक, किसी की भलाई के लिए कलंक अपने माथे में लेना जैसा जिगरा भी किसी का नहीं होता, वो केकई में था। ठीक है ना, तो ये चीज है। लेकिन अगर हम एज अ नॉर्मल में के, तो उन्होंने अपने पुत्र को गद्दी दिलाने के लिए क्या किया, सब कुछ किया। तो यानी कि आज के डेट में हर व्यक्ति गद्दी चाहता है, अपने लिए गद्दी चाहता है और अपने बच्चों के लिए गद्दी चाहता है कि मेरे बच्चे और मैं सारी सुख सुख, पहले तो मैं तृप्त हूँ और मेरे द्वारा मेरी संतान तृप्त हो। तो इसके कारण क्या होता है, जो शर्म होती है, लज्जा होती है, डर होता है, समाज का जो भय होता है, ये भय होना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद में आए ना, धारणीय वे, ये होने चाहिए, शर्म लज्जा भय होनी चाहिए। समाज में रहने के लिए आपको क्या क्या कार्य नहीं करना है और क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, उसका भय होना चाहिए। तो अगर आप इसको अपनाओगे तो समाज में मान सम्मान पाओगे, धारणीय वे को धारण करने से। तो शर्म लज्जा भय का त्याग कर लेता है व्यक्ति, बिल्कुल नीचे गिर जाता है, इमोशन खत्म हो जाते हैं। तो इस कारण भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, तनाव का कारण होता है। उसको सिर्फ अपने सुख की परवाह है, दूसरे के सुख की परवाह नहीं है। और जैसे परमानेंट
रात नहीं होती, परमानेंट दिन नहीं रहता, परमानेंट हमेशा के लिए सर्दी भी नहीं आती, हमेशा के लिए गर्मी भी नहीं आती। तो वो सुख भी आपको, आपने किसी को कैसे भी करके नीचा गिरा के, धोखा दे के, कैसे भी करके आपने दूसरे के इमोशंस को नष्ट किया है, दूसरे को तकलीफ दे के अपने वो जो सुख प्राप्त किया है वो भी परमानेंट नहीं है। तो ये भी आपको तनाव देगा एक समय बाद। होता ना, चलो क्या होता है, बंदा सुना भी देता है ऑफिस में, अगर कोई ऐसा करता है कि देखो इसने क्या करा था, उसकी गद्दी छीनी, ऐसा करके उसने उसकी गद्दी छीनी। तो बंदा जब कानों में सुनता है और 4 लोग बात करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे नजरों में नीचे गिरने लगता है। तो उसकी करनी उसको गिरा रही है, लेकिन कारण क्या था, तनाव का, इमोशंस लेस होना। ठीक है, ये चीज आता है। अब दूसरा होता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास ना होना, श्रद्धा ना होता। देखिए आज मैंने बहुत एक अच्छी चीज सुनी, और मैं पता नहीं कहाँ क्या सुनती क्या पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है सुन लेती, इसलिए मैं रेफरेंस नहीं देती। तो आज मैंने कहीं सुना, मतलब लाइफ फॉर, मतलब गीता फॉर मॉडर्न लाइफ, उन्होंने कहा जो मन जो होता है ना, मन वहां जाएगा जहां उसको पता है, मन ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां वो नहीं जानता, मन वहां जाएगा। और बुद्धि कहाँ जाएगी, बुद्धि जा सकती है। देखिए, और कहते मन रूपी जो कौरव ने बुद्धि रूपी पांडव को दबा रखा। अब पांडवों की विजय कैसे हुई, पांडवों में शक्ति है। जैसे शरीर की शक्ति होती है वो एक समय तक जाता है, मन की शक्ति होती है वो वहां तक जाता है जहां वो जा सकता है, जो वो जानता है। बुद्धि भी हर जगह जा सकती है, लेकिन उसको भेजेगा कौन, वहां तक कौन ले जाएगा, बुद्धि खुद नहीं जाती। बुद्धि कैसे जाएगी, तो कहते हैं एक होता है परमात्मा, वो हर जगह है, उसकी सत्ता असीम है, असीम है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मेरे शरीर की एक लिमिटेशन है, अगर मैं यहाँ हूं तो मैं आपको नहीं टच कर सकती, लेकिन मेरा मन जैसे टीना को जानता है, टीना के पास पहुंच जाएगा। मेरा मन जिसको जानता है उसके पास पहुंच जाएगा। अगर मेरा मन उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज को जाता है तो शायद पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन वहां पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसी जगह नहीं जाएगा जो जिसको मैं नहीं जानती। लेकिन बुद्धि जा सकती है, लेकिन जाएगी कैसे, तो अभी मैंने क्या बताया, बुद्धि जा सकती है लेकिन कैसे जाएगी, क्योंकि हर जगह परमात्मा असीम है, सर्वव्यापी है। तो जब अपनी बुद्धि को परमात्मा में शरण कर दो, सरेंडर कर दो, ईश्वर की शरण में चले जाओ, क्योंकि अभी मैंने क्या, परमात्मा कहाँ है, हर जगह सर्वव्यापी है। जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो बुद्धि भी क्या हो जाएगी, सर्वव्यापी हो जाएगी, यानी कि सब चीज को जानने वाली हो जाएगी। जब बुद्धि सर्वव्यापी हो जाएगी, सबको जानने वाली जाएगी, तो मन को वो पकड़ लेगी, बेटा वहां नहीं जाए, वहां गलत जगह है, यहाँ आ जाए। तो इसीलिए आज की डेट में जो तनाव का जो मेन कारण है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा का पूरी श्रद्धा होती है एंड विश्वास ना होना है। तो इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और समर्पण कर दीजिए, प्रभु बस मैं तो तेरे अधीन हूँ, बुद्धि दे, ज्ञान दे। बस अगर जिस दिन आप शरण में चले जाते हो, श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा ना कि तुम मेरी तरफ 1 कदम आओ तो मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। ये तो ईश्वर के प्रति आज की डेट में ये बहुत भाग्य की विडंबना है हमारे भारत में, कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज नहीं है, ईश्वर के प्रति वो सम्मान नहीं दिखाया गया, हमारे शास्त्र पुराण नहीं पढ़ाए जा रहे, तो व्यक्ति के मन में वो चीज है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप देखते होंगे कई लोग कहते हैं हनुमान जी काल्पनिक व्यक्ति है, लेकिन कैसे काल्पनिक व्यक्ति, आप कैसे कह सकते हैं, ये तो आपकी कल्पना है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो हमारा एक मॉडर्न जो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा आघात है, घात है हमारे इस अध्यात्म को हटाने में। हमारे आज के जो बच्चों में अध्यात्म का जो विकास नहीं हो पा रहा, जिसके कारण व्यक्ति ईश्वर को नहीं समझ पा रहे, उसके प्रति विश्वास नहीं कर पा रहे, उसके प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे, जिसके कारण हिंदुस्तान में जहां जहां ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, जो जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, वो व्यक्ति स्ट्रेस के उस लेवल पे पहुंच गया है जिस लेवल में ट्रीटमेंट होना असंभव है। ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ अच्छी करने के लिए डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या ले रहे हैं, वहां पे ये नहीं जाएगा। तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए मैंने क्या कहा, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो बुद्धि जा सकती है, बुद्धि अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे तो बुद्धि वहां भी जा सकती है, क्योंकि जहां ईश्वर हर जगह है तो बुद्धि हर चीज को जान सकती है। तो इतनी बात समझे, तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास ना होना भी स्ट्रेस का कारण होता है।
अब कहते हैं स्ट्रेस के जो लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? जो स्ट्रेस के जो लक्षण होते हैं शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी होते हैं। अगर हम शारीरिक की बात करें तो बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा श्वास की जो गति होती है ये फास्ट हो जाती है, ठीक है। तनाव होता है शरीर में, नींद नहीं आती, थकान थकान सी लगती है, या तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी या भूख बहुत कम लगेगी। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके कारण मुंह सूखने लगता है। और आपको पता है तनाव के कारण क्या होता है, हमारे जो आरबीसी होती है ये भी डैमेज होने लगती है, क्योंकि शरीर को परेशानी से बाहर निकालने के लिए जो हमारी आरबीसी होती है वो डैमेज होने लगती है, उत्सर्जन होने लगता है प्लिया से, स्प्लीन से। क्यों? ताकि वो जो परेशानियों का सॉल्यूशन निकाल सके, घावों को सही कर सके। तो ये शारीरिक इसमें आते हैं, ठीक है। मुंह सूखने लगता है, सलाई उससे क्या होता है, जाके फेफड़ों में जाते तो ऑक्सीजन जाए, उसके साथ क्या जाता है हमारे हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट होता है जल्दी जल्दी काम करता है ताकि ऑक्सीजन कहाँ जाए, जल्दी से जल्दी हमारे शरीर में जाए, सिचुएशंस को टैकल कर सके। लेकिन मैंने कहा ना, अगर परमानेंट होगा ये, अगर लॉन्ग समय के लिए होगा समस्या, तो ये क्या होगा, हमारे को हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आएगा, हमारे आरबीसी में प्रॉब्लम आएगा, हमारे खाने में, हमारे आराम में, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, लूज मोशन होने लग जाएंगे, सर भारी भारी सा रहेगा, नींद नहीं आएगी, व्यक्ति थका थका सा रहेगा, चिड़चिड़ा सा रहेगा, छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट करने लगेगा। तो ये है। और मानसिक क्या होता है, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये अच्छा नहीं है, कमियां निकालने लग जाता है, वो सुनता नहीं किसी को, अपनी अपनी चला देता है, छोटी छोटी बात में शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, ये चीज है। नेगेटिव थॉट रहेंगे हमेशा। अगर उससे कहोगे ना ये सही नहीं है, ये गलत है, कहेगा तुम्हें ज्यादा पता है। अगर आप देखना जो ज्यादा नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, ना तो वो खुद खुश रहते हैं ना दूसरे को खुश रहने लगते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा मानसिक स्वास्थ्य क्या है, जो स्वयं इस सिचुएशन को टैकल कर सके और जो परिवार और समाज के साथ एक बैलेंस बना सके। तो जो तनाव में रहेगा खुद भी डर में रहेगा, सामने वाले को भी परेशान करके रखेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, ठीक है। हमेशा वो कहेगा कि मैं तो परेशान हूं, अपने को असहाय समझेगा, ये चीज में आता है, ठीक है। और दूसरे के साथ वो क्या कहेगा, कोरिलेट नहीं कर पाएगा, मतलब एक बैलेंस नहीं बना पाएगा, अलग अलग रहेगा, कटा कटा सा रहेगा। अगर साथ में रहेगा तो छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। और वो या तो बहुत ज्यादा बात करेगा, अपनी अपना वो निकालने के लिए, टेंशन दिमाग को वो करने के लिए, या एकदम चुप चुप सा रहेगा। वो बात कभी कभी क्या होता है कि आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं पा रहा है ना, और वो बस अपना जवाब देने लगेगा। इसलिए कहते हैं जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। अगर आपको समझ नहीं आता फिर पूछिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो 90% समस्या का कारण ही यही है कि व्यक्ति क्या कह रहा है उसे वो नहीं समझ आ रहा है, वो अपनी अपनी सुनाई जा रहा है। तो सुनाने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। तो ये इसके कारण आते हैं। तो यहाँ तक समझ आया? चले आगे। जी मैम। जी मैम। फिर मुझे तो हंसी भी आ रही है कि मैं पढ़ाते बड़े अजीबोगरीब तरीके से पढ़ाती हूँ, तो मेरा पढ़ाने का पैटर्न अजीबोगरीब रहता है, एग्जाम्पल बड़े वियर्ड रहते हैं। तो ठीक है, तनाव के देखिए ये भी कारण होता है। एक बहुत पुराना, हम जब कॉलेज में तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन थी, तो उसमें 2 डेड बॉडी दिखाई गई थी, तो उसमें कहता अच्छा मेरा उसका कफन मेरे कफन से सफेद कैसा। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन का कारण है कि हर चीज में कंपटीशन नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ईश्वर जिस हाल में रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, ये चीज होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि इसको हम मैम फिर से एक बार आप रिवाइज कर देगी सारे पॉइंट, तनाव किस के चीज, पॉइंट रिवाइज। मतलब कौन तनाव से बढ़ने की, तनाव बढ़ने की पॉइंट सिर्फ नाम बता देना। ओके ओके। यानी लाइफ में जो होती है ना, जो घटनाएं होती हैं, जो तनावपूर्ण घटनाएं, हम अपना लाइफ में जो रूटीन है उसको ना समझना, ठीक है, ठीक है। एक कहते हैं प्रतिस्पर्धा युक्त जीवन या लग्जरियस लाइफ, क्योंकि हमारे से कंपटीशन क्यों है, क्योंकि हम लग्जरियस लाइफ चाहते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों है, क्योंकि मन एक जगह स्थिर नहीं है, अस्थिर है, भटकाव है, भटक रहा है। समय प्रबंधन का अभाव, ठीक है। दूसरा, अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को समझ ना पाना। जैसे कहते हैं ना ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी। महिलाओं में देखिए अक्सर, एक चीज बताऊं, वैसे टॉपिक तो नहीं है लेकिन
बताती हूँ, महिलाओं में होता है जब शादी होती है, अच्छा कि कोई मुझे गलत ना कहे, क्योंकि प्रेशर होता है कि किसी को ना नहीं कहना, ना कहना भी एक कला है, ठीक है, नहीं नहीं कि कोई मुझे ये ना कह दे, या कोई कोई हम कहीं जाते हैं, कोई मुझे, कोई भी किसी भी जॉब में अगर हम नए हैं, अगर हम नहीं ना कह देंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें जो प्रेशर इतना पड़ जाता है, हमें पता कि हमारी कैपेसिटी नहीं है और हम वो भी करने लग जाते हैं, तो जो चीज नहीं कर सकते उसको बड़े प्यार से ना कह देना चाहिए। तो अपनी क्षमता को, हमारी क्षमता क्या है, मेरे पे कितनी कैपेसिटी है, तो जब मैं उसे समझ ही नहीं पाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी, हाँ विद्या रानी मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगी, हाँ जी टीना मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगी, मैं इसका भी काम कर दूंगी, मैं उसका भी कर दूंगी, तो क्या होगा, जब 4 नाव में पाया रखूंगी तो भैया डूबना तो किसका संभव है, मेरा ही तो है। तो अपनी क्षमताओं को ना समझ पाना, ठीक है। फिर आता है दूसरे पे डिपेंड रहना, जैसे मैंने कहा था क्रीपर एंड पेड़ का, पेड़ को काट दो तो क्रीपर भी नष्ट हो जाता है, तो जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे से उम्मीद करता है, और जब उम्मीद पूरी नहीं तो क्या नहीं होती तो क्या होता है, व्यक्ति तनाव में चला जाता है, ठीक है, ये चीज है। फिर मैंने क्या कहता, लॉस ऑफ इमोशन, आज की डेट में व्यक्ति का दूसरे के प्रति क्या संवेदनाएं नहीं है, इमोशन खत्म हो गए, तो ये चीज है, ठीक है। और फिर क्या, भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा का अभाव, जैसा मैंने कहा था मन बुद्धि, ठीक है, बुद्धि हर जगह जा सकती है लेकिन उसे कौन ले जाएगा, सर्वव्यापी कौन है, परमात्मा। आप अपनी बुद्धि को परमात्मा के शरण में डाल दीजिए, और परमात्मा तो हर जगह है, तो बुद्धि हर जगह जाएगी, अर्थात आप हर चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि आप ईश्वर के प्रति समर्पित ही नहीं है, उस पर विश्वास ही नहीं है, तो ये भी तनाव का कारण है, ठीक है। फिर आता है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास का वो होना, अभाव होना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कई लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो हम कर लेंगे, ठीक है। कई कारण हो सकते हैं कॉन्फिडेंस ना होने के कारण, कि आपने कोई कार्य बार बार किया, आप उसमें फेल हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन आपने क्या हुआ, परिवार में कई बात होता है ना कि देखो ये मुद्दा अलग है कि हमारे को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता, इसके कई रीजन होते हैं, बार बार आपको कहीं नीचा दिखाया जाता है, परिवार में आपको बिल्कुल रिजेक्ट किया जाता है, आपके बस का कुछ नहीं, बचपन से सोचते रहते हैं, कई ऐसे रीजन होते हैं। तो मेन मुद्दा मैं बताऊंगी कि कॉन्फिडेंस का अभाव भी व्यक्ति को नकारात्मकता की तरफ ले जाता है, और जिससे क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, ओके। तो इसके भी मैंने बता दी कि शारीरिक लक्षण क्या है, मानसिक लक्षण क्या है। अब कहते हैं कि हम कैसे तनाव को दूर करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा है, इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। रामचंद्र जी भी और भगवान कृष्ण जी की जीवन में समस्याएं, सीता जी के जन्म में समस्या आई, सबरी के जीवन में समस्या आई, इस पृथ्वी में ऐसा कोई है जो समस्या नहीं आई। लेकिन जिसने, देखिए एक ने बहुत अच्छी चीज कही है कि पतंग, अगर आपका गोल है, आपका एक गोल है कि मेरा अचीवमेंट है, पतंग का अचीवमेंट क्या, कि मुझे आसमान में उड़ना है, तो परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, हवा उल्टी जानी चाहिए, तभी तो पतंग उड़ेगी। कभी किसी ने आप में से पतंग उड़ाई है, किसी ने उड़ाई है ना, अच्छा चलिए इसे भी छोड़िए, अगर आप बोट में गए हैं, एक वो बनता है तो कैसा जाता हो आगे, अपोजिट हवा आती है तो आगे ले जाती है ना, तो पतंग उतनी ऊंची उड़ेगी जितनी हवा विरुद्ध होगी, और आपकी जो इच्छा शक्ति, वो डोर है, जितनी मजबूत होगी, ठीक है, डोर क्या आपकी विल पावर, पतंग क्या आपका अचीवमेंट, विपरीत परिस्थिति क्या है, तेज हवा। बस आपके एम और आपकी डोर, इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि पतंग में छेद ना हो, तो वो आसमान में पहुंच जाती है, तो ठीक है। तो विपरीत परिस्थितियों में जितने बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने सफलता ने इतिहास रचाया, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपने जो मन को साधा है, अपने मन को एक जगह स्टेबल किया है, बुद्धि को काबिल बनाया है, और अपनी सफलता यानी कि आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। आप देखेंगे अब्राहम लिंकन हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, हुए कि नहीं हुए, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे कई लोग हैं। अगर आप आज के इसमें देखो, धोनी सिंपल परिवार का है, लेकिन उन्होंने अपने लगन से, सचिन तेंदुलकर बहुत हाई फाई फैमिली नहीं है, तो उन्होंने अपने विपरीत परिस्थितियों में अपने डिटर्मिनेशन से वो मुकाम हासिल किया है। तो विपरीत परिस्थितियां आपको परेशान नहीं करती, आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा जो होती है उसे निकालती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कहता है आई लव चैलेंजेस, अक्सर देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं आई लव चैलेंजेस, रीजन वो सोचता है कि क्या ऐसी नई चीज आए तो जिससे मैं अपना दिमाग को और ज्यादा फिनिशिंग कर सकूं,
अपने बुद्धि का इस्तेमाल करूं। ठीक है, आप कहते हैं कैसे कैसे तनाव को दूर करना चाहिए। म्यूजिक सुनिए, जब आपको परेशान हो ना, तनाव सबकी लाइफ, मैंने कहा लाइफ अप एंड डाउन है, एक जैसी नहीं। जिस दिन आपका ईसीजी का ग्राफ मेरा ऐसा आ जाएगा तो उस दिन खुदागन चलेगा। जब ईसीजी ऐसे नहीं है, अप एंड डाउन है, तो लाइफ भी अप एंड डाउन है। तो जब भी तनाव आओ तो अपनी पसंद का गाना सुनिए, तेज तेज सुनिए, खूब मस्त रहिए, डांस करिए, मन को उस समय उस स्थिति से हटाइए, कुछ समय के लिए म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, जो तुम्हें पसंद है वो करिए, वॉक करिए। कई लोग कहते हैं जब हम टेंशन में होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूब अच्छे ढंग से तैयार होते हैं और घूमने निकल जाते हैं। क्यों? ताकि दिमाग अब अच्छी चीजें दिखे, हम अच्छे लगे, खुश रहे, और उसके बाद देखते हैं कि अब क्या करना है। तो तनाव के समय ऐसे करना चाहिए। हमेशा घूमो फिरो, म्यूजिक देखो, सुनो, अपने से प्रेम करिए। जब तक आप अपने से प्रेम नहीं करेंगे, आप दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। अपने आप को खुश रखने के लिए सारे कार्य करिए। अब ये नहीं कि मुझे खुश रहना है तो मैंने बहुत लाउड म्यूजिक लगा दिया, बगल में कोई 104 बुखार में तड़प रहा है, नहीं। तो यानी कि आप अपने को खुश रखने के ऐसा कार्य करिए जिससे दूसरा परेशान नहीं। अपने को खुश रखिए। मुझे म्यूजिक सुनना है तो कान में आज की डेट में लीड लगा सकते हैं या वॉल्यूम कम कर सकते हैं। आपको घूमना, आप घूमिए, लेकिन ये नहीं है घर में कोई कह रहा है मुझे दवाई दे दो। नहीं नहीं, राधा मैडम ने कहा था मुझे तनाव हो रहा, मैं तो घूमने जाना। भाई पहले अपने कार्य भी करिए, फिर घूमने निकल जाइए, टहलने चल जाइए। कहिए कि थोड़ा मेरा मूड खराब हो रहा है, तो ये चीज जरूर करिए। ठीक है, अलग गति से अलग कुछ करना, यानी कुछ ऐसा काम करना जो कोई ना कर सकता, तो वो कार्य जरूर करिए। ठीक है, सपोज जब तनाव होता है, लोग कहते हैं ना कि मुझे ये नहीं करना काम, तो आप अपने को फिजिकल एंड मेंटल बॉडी इंगेज करिए। फॉर एन एग्जाम्पल, खाना बनाना नहीं आता, कोई भी ऐसी सिंपल सी चीज देखिए जो आपको आती है, उसको अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करिए। तो उससे क्या होता है, जो आपका तन और मन दूसरी चीज में इंगेज हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो एनर्जी लॉस हो रही थी ना नेगेटिव, उससे वो एक जगह पॉजिटिव में स्टोर हो जाती है। जिससे क्या होता है, कुछ समय के लिए आपका मन वहां से हटा, फिर जब आप रिलैक्स होते हो, फिर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लगते हैं। अलग गति से अलग कार्य करना। कभी भी तनाव हो, मैं तो लाइफ में ऐसे ही करती हूँ। मुझे जब टेंशन होती है ना, देखिए क्या होता है कि मैं अपना कार्य तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं विद्या रानी का काम कैसे कर दूं। सपोज विद्या रानी के साथ मुझे कुछ काम है, विद्या रानी ने कहा मैडम आपको ये काम करना है, तब मैं साइन करूंगी। ठीक है जी, मैंने अपनी फाइल बना दी, अब विद्या रानी जी चली गई कहीं, अब क्या करूं मैं। अब तो मैंने तो अपना काम कर लिया ना, अब सामने वाले ने नहीं, सामने वाले के कार्य, मेरा कार्य रुका हुआ है ना। तो ऐसी कई चीज होती है, तो उस समय क्या करना है। तो तनाव के कई कारण है, तो मैंने क्या कहा, अलग गति से अलग कार्य करिए, उस समय को यूज करिए। तो ये चीज बता रखा। सबसे बड़ी बात है समय की मर्यादा का पालन कर, टाइम मैनेज करिए। जैसे कहता है टाइम मैनेज ना करना भी स्ट्रेस का कारण होता है। टाइम को मैनेज करिए। टाइम को मैनेज कर क्या करें, प्रतिदिन क्या क्या काम बहुत जरूरी होते हैं उसको बनाइए। ठीक है, जो काम मेन है, एक तो रूटीन का काम होता है, एक परिवार का काम होता है, और एक होता है अपने कुछ अलग अलग काम। उसमें भी कुछ लाइफ के कुछ ऐसे काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आते थे। फॉर एग्जाम्पल बैंक में जाना है, बहुत जरूरी है जाना। अगर आप आज और कल में नहीं गए तो परेशानी हो सकती है। तो अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है ना, मैं मन बहला रही हूँ कि बैंक में जाना है, हमारी विद्या रानी जी की 50 लाख की एफडी मैच्योर हुई है, अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर वो दोबारा से रिवर्स उसमें चली जाएगी एफडी में। उन्होंने कहा थोड़ा तो पैसे निकाल दो फिर करूंगी, तो जाना है तो प्रायोरिटी दीजिए काम में। ठीक है, तो जो मेन काम है, जो रूटीन के काम से भी जो मेन काम है, उसको प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, फिर काम को बांटे। जैसे मैंने कहा ना, नहीं मुझे ना कहूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेंगे। काम को बांटे। आप कृष्ण भगवान की तरह नहीं हो कि एक ही वक्त में इतनी जगह 16,000 रानियों के साथ साथ रुक्मणी के साथ भी रहे। आप सब जगह नहीं हो सकते। आपसे जितना काम आता आप उतना करिए, बड़े प्यार से करिए, बाकी काम को बांटिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट करिए, मैनेज करिए। तो ये चीज करिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारी टीना जी कहीं जा रही है, कुछ जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं कि जब मुझे कहीं जाना होता था ना, तो कई चीजें हो सकती थी, मैं गाड़ी में बैठ के कर सकती थी। कई चीज गाड़ी में बैठ के कर सकती थी, कई चीजें मैं गाड़ी में बैठ के नहीं कर सकती थी। तो जैसे चप्पल पहनना है, बैग रखना है, वो तो मुझे रखना है। अब मुझे पता है गाड़ी में बैठ के आराम से मैं कॉम कर सकती हूँ, गाड़ी में बैठ के मैं नाश्ता कर सकती हूँ। तो जो इंतजार करने वाले जो समय होते हैं, देखिए मैंने अपना वियर्ड एग्जांपल बताया, मैं बार बार कह रही हूँ एग्जांपल भी मेरे वियर्ड होते हैं समझने के लिए। तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन आने में समय, तो उस बीच जो समय मिलता है, तो आप अपना ऐसा काम करिए जो इजी आप कर सकते हैं। जैसे आपने किताब है, आपका एग्जाम आने वाले 15 दिन बाद, तो आप उसको पढ़ने लग जाइए।
आप डॉक्टर के पास गए, टाइम है तो आप कुछ ऐसा काम करिए। कई लोग कहते हैं ना हमारे को जब टाइम होता है तो हम घर की लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो ऐसे जो टाइम मैनेज करिए, जो वेटिंग टाइम जो होता है उस समय अपने टाइम को मैनेज करिए। वो कहाँ यूज हो सकता है? जिसने टाइम को यूज करना सीख लिया वो हमेशा खुश रहता है, उसका काम हमेशा सही तरीके से चलता है। जिसने टाइम मैनेज नहीं किया वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज है। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण, मन के जीते जीते और मन के हारे हार। तो मन को साधें, ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताया। फोकस करें, मन को साधो, मन को एक जगह लगाओ, प्रॉब्लम को सोचो, प्रॉब्लम की समस्या को समझो, प्रॉब्लम की समस्या के कारण को समझो, और फिर सॉल्यूशन रूपी कुल्हाड़ी लो और समस्या का जो कारण रूपी जड़ है उसे ही खत्म कर दो। ठीक है, तो ये चीज सकारात्मक यानी मन को एक जगह स्थिर करना सीखिए। ठीक है ना, तो ये चीज आपका होगा। तो इसके द्वारा भी क्या होगा? ठीक है ना, 2 सेकंड। तो इतनी बात समझ रहे? जैसे मैंने पहले कहा हर की लाइफ में समस्या है, हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान है। तो समस्या को कि जब कारण को जान लेते हो, जड़ को समझ लेते हो, तो जो सॉल्यूशन रूपी कुल्हाड़ी से जड़ को ही खत्म कर दो। ना रहेगी जड़ तो ना रहेगी समस्या। तो समस्या से भागना नहीं है, उसका सामना करिए। जो व्यक्ति समस्या का सामना करता है, धीरे धीरे जो क्या होता है, उसकी जो आत्म जो वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर बढ़ने लगती है। तो समस्या से भागे मत। और जिस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो पूछने में झिझकिए मत। जो आपके प्रियजन है, जिनको पता है, जिनको आप जानते हैं कि ये मेरी समस्या का समाधान समझा सकता है, निकाल सकता है, तो समस्या का समाधान को निकालने के लिए आप सलाह लेना भी ना त्यागिए। समस्या का समाधान भी लीजिए। कई लोग कहते नहीं नहीं हम उससे, ऐसा कुछ नहीं है। समस्या का समाधान जी, ज्यादा इगोइस्टिक मत बने कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी समस्या का समाधान, वो क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, भविष्य की चिंता मत करिए, होना वही जो राम रखी राचा। आपके कर्म, जिसका प्रेजेंट अच्छा है उसका भविष्य अच्छा है, जिसका प्रेजेंट अच्छा उसका पास्ट अच्छा है। तो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए, हमेशा प्रेजेंट को जिए, प्रेजेंट में रह के कार्य करिए। भविष्य से एक चिल्ली के हसीन सपने को पालने से क्या होगा? जिसने प्रेजेंट में मेहनत करी उसका फ्यूचर भी महान है, और जिसका प्रेजेंट अच्छा है तो उसका अतीत भी महान है। तो बिना बात भविष्य की चिंता मत करिए, प्रेजेंट को अच्छे ढंग से जिए। प्रेजेंट को अच्छे ढंग से जीने के लिए आपका फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी झोंक दीजिए अपने कार्य में, चाहे पारिवारिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे आर्थिक कार्य हो, चाहे बौद्धिक कार्य, कोई भी। ठीक है, तो ये चीज करिए। ओके, फिर आता है कि प्रार्थना करिए। तनाव मुक्त रहने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण रखिए और प्रार्थना करिए, अफर्मेशन करिए कि प्रभु आपने जो दिया है वो बहुत है, कि जितना मेरे पास तो संसार में शायद इतना कई के पास भी नहीं है। और जितना दिया है प्रभु उसको मैं अच्छे ढंग से, मैं और मेरा परिवार अच्छे ढंग से भोग करें, उसका अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें। इतनी अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जैसे मैंने अभी क्या कहता है, व्यक्ति के पास जो है वो उसको नहीं यूज कर रहा है, लेकिन जो उसके पास नहीं है वो उसके लिए दुखी है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। प्रभु से प्रार्थना करिए और जो चीज चाहते हो उसके लिए प्रभु को कहिए कि प्रभु हमें इतनी सामर्थ दिए, बल दीजिए। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आप किसी को चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, तो प्रभु से उसके लिए क्या करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे क्या दीजिए, तन और मन की शक्ति दिए, बुद्धि दीजिए, ताकि मैं उस चीज को अच्छे ढंग से प्राप्त करूं। यानी स्पर्धा कंपटीशन ना करूं, किसी को नीचे ना गिराऊं, लूटू नहीं, रिश्वत मत दूं उस कार्य के लिए। मतलब जो भी मैं प्राप्त करूं न्याय के द्वारा प्राप्त करूं, इज्जत। ठीक है, जब न्याय के द्वारा प्राप्त करोगे इज्जत मान सम्मान मिलेगा, तो ऐसे प्रार्थना करिए। तो ये चीज उन्होंने बता रखा। ओके, तो ये तो है ही। और सोशल, सामाजिक बनिए। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। अगर आप दुखी है, दूसरा आपके दुखों को तब पूछने आता जब आपने किसी के दूसरे के दुखों में उसके आंसू पोंछे हो। तो सामाजिक प्राणी बनिए, हर किसी की खुशी में खुश होइए और दुख, ठीक है, उसकी खुशी में आनंदित रहिए। ये नहीं कि किसी की खुशी से चिड़े। तो खुशी, दूसरे की खुशी में खुश रहिए और दूसरे के दुखों अगर आते हैं लाइफ में तो दुखों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करिए। इतनी चीज ध्यान रखिए। तो ये चीज है। तो सामाजिक और समाज में होने वाले हर कार्य जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहिए, ताकि क्या है कि आप उन्हें दिखा सके कि समाज में जो व्यक्ति है, समुदाय में जो व्यक्ति है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन बना रहे। तो आप देखेंगे समाज में आपको लगेगा कि आप
हर व्यक्ति के अपने अलग अलग समस्या है और हर व्यक्ति कैसे समस्याओं से लड़ रहा है, हर चीज दिखती है। देखिए, व्यक्ति को जब तनाव होता है, मेरा एक मानना है कि महीने में एक बार तो शमशान घाट या कब्रिस्तान में जाना चाहिए। कोई दबेगा, कोई जलेगा, तो जीवन मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, नई जीवन की शुरुआत है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ किडनी पेशेंट है, जिनकी डायलिसिस होती है, जिनको हार्ट की पेशेंट है, जिनको हार्ट चाहिए, तो आपको लगेगा भाई मैं तो दुनिया में सबसे सुखी हूँ, प्रभु धन्यवाद इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, सब कुछ देने के लिए। तो ये जरूर करिए, क्योंकि जब हम ऐसी जगह नहीं जाते ना, तो हम सोचते हैं कितने दुखिया में। प्रभु से धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने इतना स्वस्थ शरीर दिया है। प्रभु स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करे, इतनी बुद्धि दीजिए कि हम आपकी शरण में आ जाए। तो ये जरूर करा करिए, ठीक है। तो ये प्रार्थना है। अब आते हैं कि अगर हम योग की बात करें तो योग में क्या करना चाहिए। सबसे पहले षटक्रम, जल नीति, सूत नीति, कुंजल, दंड, त्राटक, कपालभाति जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो शरीर के अंदर जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये निकलते हैं, ठीक है। अब इसके द्वारा आप देखते होंगे, जब आपने पहली बार जल नीति, सूत नीति की होगी तो नींद अच्छी आ रही है। तो ये भी अच्छा, हाँ, टेंशन का एक कारण होता है नींद का ना आना, पर्याप्त ना आना भी एक टेंशन का कारण होता है, ठीक है ना। और मानसिक में तो नींद, मानसिक लक्षण कहते हैं नींद आना, उड़ जाता है। कई लोग जो होते हैं ना, रात कहते हैं दिन की बजाय रात को सोना चाहिए। रात में जो सोता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, तो उसकी जो होते हैं विचार अच्छे रहते हैं। जो दिन में सोता आलसी होता है वो तमोगुण होता है। तमोगुण व्यक्ति को रोकने का कार्य करते हैं। और ज्ञान रजगुण को दिया जाता है, सत्व को तो जरूरत ही नहीं हो, तो ऑलरेडी ज्ञानी है, तो तम को देके फायदा क्या, वो सोया हुआ है। तो बिना बात आप, जैसे मैं हूँ, बोलती रहूंगी, अगर सो रखा तो उसको क्या जरूरत है। तो तमोगुण वाले को आप नहीं दे सकते ज्ञान। तो ज्ञान किसको मिलता है, रजोगुण वालों को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो हमेशा रात की नींद लेनी चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सो के तमोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी टेंशन का एक कारण होता है, तनाव का कारण जो शारीरिक मानसिक असर डालता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब आपने पहली बार जल नीति, सूत्र नीति की होगी, तो आपने देखा होगा कि नींद अच्छी आ रही होगी। क्लास में बैठे बैठे कई लोग आरफा जी झपकी ले रही होगी जब पहली बार जल नीति, सूत्र नीति की गई, है नहीं। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, शोधन करती है मस्तिष्क का। तो जल नीति, सूत नीति करिए, कुंजल, दंड करिए, षटक्रम पे जो भी आयाम है, ये शारीरिक शुद्धि करती। शारीरिक शुद्धि होने से धीरे धीरे जो सर पे जो होता है दोष, थोड़ा होता है दोष दूर होता है। मैं दोष की बात करी, जो छाती से ऊपर जो कफ का स्थान होता है, दोष दूर होता है। तो मन हल्का होने लगता है, इंद्रियां सही ढंग से कार्य करने लगती है। आसन करिए, आसन करने से क्या होता है, जो बाह्य जो दोष होते हैं और आंतरिक दोष होते हैं, जो ग्लैंड और सिस्टम के जो दोष होते हैं वो होते हैं। जब शरीर स्वस्थ होने लगता है, देखते हैं योग में आके लोगों की डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लग जाता है, स्टिफनेस दूर होती है, मोटापा दूर होता है, कमर में जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मूवमेंट अच्छा होने लगता है। तो क्या हो रहा है, इसमें व्यक्ति बाह्य और आंतरिक से स्वस्थ हो रहा है, ऑर्गन सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। फिर आता है प्राणायाम। तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। जहाँ स्वस्थ मन है तो वहां स्वस्थ भाव निवास करते हैं। तो फिर कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम मन को साधने की प्रक्रिया। चले वाते चले चित्ते, निश्चल निश्चल भवित। वायु के चलने से चित्त भी चंचल होता है। तो मन को साधने की प्रक्रिया है प्राणायाम। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है तो वो राजा है, त्रिलोकी का राजा। त्रिलोकी का राजा नहीं कि सोने का सिंहासन मिल जाएगा, धन के ढेर में बैठ जाओगे और पीछे कोई गद्दी है सोने की। वो राजा कैसे, यानी कि उसका मन कहीं भी नहीं भटकता, मन एकाग्र। मन के एकाग्र होने से क्या होगा, इंद्रियां भी एकाग्र है। तो प्राणायाम मन को साधने की प्रक्रिया है। मन को साधने से जो साधक जो होता है मन को अपने वश में कर लेता है। जिस व्यक्ति का मन साधक के वश में, व्यक्ति के वश में, तो वो राजा है। यानी उसे पता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे को पास तो जो मेरे पास है पर्याप्त है, मुझे दूसरे का चाहिए नहीं। तो राजा है ना। राजा कौन है, जिसकी इच्छा सीमित है। फकीर कौन है, जिसकी इच्छा अनंत है। तो प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति राजा बन सकता है, यानी अपने मन को एकाग्र करके अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकता है। फिर करना है, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में क्या होता है, जो सकारात्मक जो एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ एयर के साथ साथ परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं वो शरीर में जाती है, लंग्स के फिर हम जब होल्ड करते हैं तो एंड पॉइंट तक जाती है लंग्स के, जहां से वो ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। तो यानी शरीर को क्या दे रहा हो, प्राण ऊर्जा दे रहा है प्राणायाम। जब शरीर में प्राण ऊर्जा का विस्तार होगा, और यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, और नेगेटिव एनर्जी यानी कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नोस्ट्रिल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वायु के साथ साथ बाहर आएगी, तो यानी कि नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। तो इसका होगा शरीर में इम्यून पावर बढ़ेगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका होता है, और मन एकाग्र होने लगेगा। फिर आता है धारणा। धारणा जैसा का कॉन्सेंट्रेशन। आप एक चीज में मन को फोकस करते हो,
और उसमें लगा के रखते हो। अभी 10 सेकंड फोकस हुआ, कुछ समय बाद 20 सेकंड होगा, कुछ समय बाद 30 सेकंड, आता है जाता फोकस, कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन जब धारणा सिद्ध होने लगे, 10 मिनट तक एक जगह आप किसी चीज को अपने मन में आंखें बंद कर उसको धारण कर रहे हो, उसको देख रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट तक वो चीज आपके मन में कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ गई, और जब ये जो लंबाई थी इसकी 1 घंटे 2 घंटे तक जा रही है, तो वो ध्यान में चेंज होता है, यानी मेडिटेशन। जो कार्य कर रहे हो उसमें ही लीन हो जाना, यानी कि अगर आपने मन आंखें बंद करके आपके आज्ञा चक्र में इष्ट का, अपने गुरु का, जो आपको प्रिय, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते, उसको देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको ध्यान कर रहे हो, तो दैट इज अ मेडिटेशन। और मेडिटेशन ध्यान के द्वारा क्या होता है, जब हमारी जो सेंस ऑर्गन की पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। जब देखते होंगे आप आंखें बंद करके जब खोलते हो तो आंखें तेज होती है। प्राणायाम में जब आप भ्रामरी प्राणायाम करके कान हटाते हो, कान से हाथ हटाते हो, तो जो होती है ना आवाज तेज आने लगती है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, मन एक जगह एकाग्र होने से जो हमारी एनर्जी होती है अंतर्मुखी होने लगती है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियां भी अंतर्मुखी शांत हो रही है, तो उनकी एनर्जी भी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो जब कोई ध्यान, इसलिए कहते हैं योगी को सब चीज पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ध्यान के द्वारा उसकी जो इंद्रियों की शक्ति होती है अनंत हो जाती है। तो ये होता है ध्यान, ठीक है। तो ये चीज है। और उन्होंने कहा जब ये सब जब आपकी रूटीन में होता है, उसके साथ साथ जब आप सोते हो, तो सबसे पहले तो सोते हो तो दिन भर, सबसे पहले मैं सुबह उठने की बात करूंगी। जब सुबह उठते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी जरूर करिए, क्योंकि आपके हाथ में ही सब कुछ है। 9 ग्रह, सारे देवी देवता यहाँ हैं, तो ठीक है, इनको स्मरण करिए, क्योंकि यही देखो, भाग्य तो उनका भी तो जिनके हाथ पैर नहीं होते। तो ये आपको रोजी रोटी दे रहा है, आपको मेहनत करवा रहे। तो जो भी है, देखिए हर उसमें ईश्वर का हाथ ऐसा दिखाया जाता है। क्यों अरफा आप लोग ऐसे करते? क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जी है, इसीलिए उसको गेन करिए। सुबह आप कहे प्रभु आपने नया दिन दिया, नया दिन का मतलब नई जिंदगी दी आज, तो इस जिंदगी में कुछ ऐसी कृपा बनाए रखना कि मैं पूरे दिन भर अच्छे कार्य कर सकूं। आज के दिन की जब तक मेरे पास जिंदगी है, मैं अच्छे कार्य करूं, मैं किसी को दुख ना दूं, किसी को कष्ट ना दूं, अपना कार्य ईमानदारी से करूं। तो अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और जो भी मैं अर्न करूं ईमानदारी से करूं, ठीक है। और जब आप सोएं तो प्रभु से प्रार्थना करिए, फिर प्रभु जो दिन दिया आपने, ठीक है, तो उसमें मैंने जो कार्य किए, जो मेरे से अच्छे कार्य हुए, सब आपकी कृपा है। मुझसे जाने अनजाने जो भी गलत कार्य किए, प्रभु उसके लिए मुझे क्षमा करिए, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा मांगता हूँ, जाने अनजाने हो गया, लेकिन अब मैं सो रहा हूँ तो सोया हुआ व्यक्ति मृत समान है। मुझे नहीं पता कि अगले दिन का सवेरा देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, तो इसीलिए आज के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। तो ये करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस रूटीन में जाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, जो भी अच्छा कार्य करते हो कि आपने ईश्वर से मांग लिए, प्रेयर किए, तो उसका जो क्रेडिट आप प्रभु को देते हो, जो भी मिल रहा है, और जो गलतियों को आप एक्सेप्ट करते हो, उसके लिए भी माफी मांगे। तो ये जो का है। दूसरी चीज, सिर्फ माफी मांगना ही नहीं, सामने वाला कोई गलती करता है उसे माफ भी कर देना चाहिए। भाई तुम खुद तो माफी मांगते, सामने वाले को तो माफ करो, तो माफ भी कर देना चाहिए। अगर उसने बड़ी गलती करी तो समझाना चाहिए, बेटा मैं तो माफ कर रहा हूँ, लेकिन किसी और के साथ करोगे तो वो अब माफ नहीं करेगा। अगर ये चीज मैंने आपके साथ की होती तो आपको कैसा लगता। तो ये चीजें बताना लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना है। अब इसमें मैं फिर कहूंगी, मैंने तनाव को बड़े पहले मेंटल हेल्थ समझाया था। व्हाट इज अ मेंटल हेल्थ? यानी तन और मन के द्वारा व्यक्ति जो स्थिति, जीवन में जो स्थितियां आती है, परिस्थितियां आती है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे कैसी भी, उसके साथ वो सामंजस्य बिठाए रखता है। दैट इज अ मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति जो होता है स्वयं के साथ भी खुश रहता है, और उसके साथ जो रहता है उसको भी स्वस्थ रखता है। फिर बता तनाव क्या है? जब व्यक्ति तन और मन से स्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तो तनाव उत्पन्न होता है। तो मेरे को जो चीज समझ आई, अपनी भाषा में अपने तरीके से बहुत आसान शब्द में करने की कोशिश करी। तनाव क्यों होता है, किन कारणों से होता है, कितने प्रकार होते हैं, और तनाव को हम अपने जीवन से कैसे किक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई परेशानी? हाँ जी राधा जी मैम, मैम। मुझे इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं पूछना, लेकिन मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, और मैं सभी से पूछना चाहती हूँ, किसी का भी एक्सपीरियंस रहा हो अपने स्टूडेंट्स के साथ। या मेरी एक स्टूडेंट है, उनके जो पेल्विस एरिया है, आई थिंक वो काफी, मुझे लगता है कि वो टाइट है।
उन्होंने तो वैसे तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको प्लांटर फैशिया की प्रॉब्लम है, जो हील में एक स्पर सा निकल आता है ना। अच्छा भाई, आपका जो ये चीज है ना, मेरे हिसाब से डॉक्टर डॉक्टर स्मिता आप बहुत अच्छे पेल्विक बोल रहे हो? पहले उन्होंने मुझे बोला कि मेरे हील में जो है स्पर निकल आया है, प्लांटर वो फाशिया। प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है उसमें, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लांटर फेशिया हो सकता है उसमें। उसमें उसका प्रॉब्लम पेल्विस तक जाता है क्या? अगर उस उनके बॉडी में इंफ्लेमेटरी पार्टिकल्स है, हम्म इंफ्लेमेटरी चेंजेस है, तो हम्म कहीं भी जा सकता है, पेल्विस भी जा सकता है वो। लेकिन उनको पेल्विस में सिर्फ स्टिफनेस है या और कुछ है? नहीं, मैंने ऐसे देखा उनको कि मैंने उनको जब बोला कि सुखासना करो, तो वो वज्रासना में तो बैठ पाती हैं, लेकिन वो सुखासना में नहीं बैठ पाती। इट्स सो टाइट नो। हम्म। जब वो मलासन लेग्स में को बैठ पाती है वो? मलासन में? मलासन में मैंने अभी ट्राई नहीं करा। उनकी पहले तो उनकी एज कितनी है? आई थिंक होगी 50 से ऊपर, 50 to 55 के बीच में। वो कभी भी सुखासन में नहीं बैठी, आलती पालती मार के? नहीं, स्टाइल अभी देखनी भी। पड़ सॉरी। लाइफ स्टाइल देखनी पड़ेगी फिर। मेरे बट हिसाब से नहीं, कभी। अभी अभी उन्होंने मेरी क्लास रिसेंटली ज्वाइन करी है, तो मुझे इतना, मैंने उनको जो क्लास ली उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो अभी सुखासन में नहीं बैठ सकती, और उन्होंने मुझे अपनी प्लांटर फाशिया वाली एक प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम अबाउ 45 से आती है, मेनोपॉजल एज में श्रिंक होता है अपने प्राइवेट पार्ट, हम्म श्रिंकिंग हो जाती है, तो हम्म वो भी होता है, इसलिए एज की समस्या, उनकी लाइफस्टाइल, ये सभी देखने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन मैं जैसे अगर मैं पोजेस कराना चाह रही हूँ, तो मैं आई थिंक मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि उनका जो पेल्विस वाला एरिया है टाइट है, जिसकी वजह से हिप 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 जॉइंट्स भी टाइट है। वो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें टाइट है, तो आप फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने लेग्स को। दैट इज द आई थिंक। इसमें ना एक प्रॉब्लम ये रहती है हम्म कि डिसयूज एट्रोपी, जब आप किसी पार्ट का यूज नहीं करते, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी किसी का हाथ प्लास्टर में 21 दिन है या डेढ़ हाँ महीना, हाँ, तो ट्रू। एट्रोपी हो जाता है। जैसा उनका जो पार्ट है, कौन सा भी, पेल्विक ही नहीं, कौन सा भी पार्ट, अगर उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं है ज्यादा समय के लिए, तो डिसयूज एट्रोपी हो जाती है उसमें। हाँ, तो मैं अभी जैसे उनको सूक्ष्म व्यायाम करवा रही हूँ, सटल पोज। तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको हाफ बटरफ्लाई पोज कराना शुरू करूँ, वेरी स्लो मोशन है ना। हाँ, आप ना एक देखना, जब बटरफ्लाई गलत तरीके से किया जाता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, गलत ओके। तरीके से किया तो। मेरे हिसाब तो से आप बहुत कॉन्शियस रह के करना हो। सॉरी मैं इंटरप्ट करी, लेकिन मेरे हिसाब से लाइफ स्टाइल के उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जब जिस ऑर्गन को हम यूज नहीं करते, जिस बॉडी पार्ट्स को यूज नहीं करते, वो स्टिफ हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या रही है। ठीक है, इसीलिए एक चीज बताओ, जो व्यक्ति सिटी बस में चलता है, विक्रम वगैरह, अगर हम इंडिया की बात करें, तो उसका ये चीज क्या होती है, फ्लेक्सिबल होता है। अक्सर जो गाड़ियों में चलता है, बिल्कुल एक समय बाद एज के हिसाब से वो डस्टर जो गाड़ी होती है उसमें भी नहीं चल पाता, क्योंकि स्टिफनेस की हो जाती है, हमारी जो पेल्विक मसल्स की स्टिफनेस बढ़ जाती है। अगर आपने देखा होगा, कई जो गाड़ी गाड़ी में चलते रहते हैं, तो एक जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो वो पैर को ऊपर हाइट में भी नहीं उठा पाते, डस्टर में भी नहीं चढ़ा पाते उनको। अगर हम सफारी गाड़ी की बात करें, जिनकी हाइट ऊपर होती है, तो उसमें भी चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो अगर मैं इसी ऐसे देखूं उनको, तो शी इज वेरी हेल्दी। उनका शी हर फिजिक इज ऑल्सो स्लिम एंड ट्रिम। फूड उनका हमेशा टाइम में रहता है, बिकॉज जर्मन पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देयर डाइट्स, कि भाई प्रॉपरली 7 o'clock से पहले खा लो, उसके बाद वो लोग खाते भी नहीं है। पर हाँ, आई थिंक ऑफिस पहले वो रही काम करती रही होंगी, मैंने उनसे इतना पूछा नहीं इस बारे में कि आप, पर सिटिंग जॉब उनकी रही है। लेकिन वो नॉर्मल अपना गाड़ी चलाती हैं, नॉर्मल वॉक करती हैं, लेकिन वॉकिंग में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वॉकिंग में प्रॉब्लम आती है कि उनकी वही पेल्विस की वजह से वो, या पेन की वजह से इन द हील, वो थोड़ा चलना देखिए मैम, एक चीज तो एक मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ एज अ होम्योपैथ डॉक्टर। आप ना, जर्मनी में तो बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती है, तो 30 CH सेपिया का एक ही डोज देना उनको। 30 CH जो पेल्विस होते हैं ना, मेल टाइप पेल्विस होते हैं, उसमें बहुत कारगर है ये मेडिसिन।
नहीं, शी इज ऑलरेडी एक थेरेपिस्ट और शी इज आल्सो होम्योपैथिक। 2 मिनट में डिस्टर्ब करिए। अदर्स अपने प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। देखिए डिस्टरबेंस हो रहा है। बहुत अच्छा डिस्कशन है, सबके लिए, सब सुनिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो ऑलरेडी एक थेरेपिस्ट से, मेरी ही एक क्लोज फ्रेंड है, वो थेरेपिस्ट है और शी इज ऑल्सो अ होम्योपैथिक डॉक्टर। उनके साथ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड शी इज टेकिंग माई क्लासेस टू मेक हर फ्लेक्सिबल और मे बी फॉर द रिलैक्सेशन ऐसे। ठीक है, आप उनको जो चलने में दिक्कत होती है ना, उनको टाइम के हिसाब से चलना बोलिए कि पहले दिन 30 मिनट फास्ट वॉक करेंगे, जितना वो कट करती है डिस्टेंस, उससे ज्यादा अगले दिन करें। जो वॉक थेरेपी देगी ना आप, उसी से वो कवर हो जाएगा। फिर वॉक थेरेपी ट्रेडमिल पे नहीं, लेकिन ट्रेडमिल पे नहीं ऑन द मतलब वॉक नॉर्मल। हाँ, पर नॉर्मल आसनों वॉक, के लिए नॉर्मल वॉक। आसनों के लिए मैं कौन सा सबसे सूक्ष्म व्यायाम के सिवाय कौन सा शुरू करवाऊं? मैं अब आपको इंटरप्ट कर रही हूँ विद्या रानी जी। जब हम लेटते हैं ना तो एक पाद उत्तान द्विपाद उत्तान आराम आराम से करवाइए। कौन सा वाला मैम? पैर है, सुनिए, जैसे मेरा पैर है ऐसे कराए, थोड़ा सा इधर ले गए, थोड़ा सा इसको, वो जितना कर सकती हैं, जबरदस्ती नहीं, ठीक है? ऐसे तो इस टाइप से कराइए। जैसे आज 2 बार कराइए, फिर 2-4 दिन बाद उन्हें 3 बार कराइए, फिर 2-4 दिन बाद उन्हें 5 बार कराइए, जैसे अप एंड डाउन। क्योंकि उन्होंने इस चीज का ज्यादा यूज नहीं किया। ये डिपेंड करता है कि कहते हैं ना, जो बॉडी ज्यादा यूज नहीं होती वो स्टिफनेस हो जाती है, ऑर्गन वीक हो जाते हैं। तो अप एंड डाउन हो गया। अब उनका जैसे मूवमेंट घुटने का होता है, अगर सपोज ये मेरा नी है तो जैसे अपोजिट डायरेक्शन है तो अप एंड डाउन। जैसे गौमुख में हम क्या करते हैं, बाहर से बेंड करते हैं ना, सॉरी, इसमें पवन मुख में बाहर से बेंड करते हैं, पवन मुख में तो उनको जैसे इस टाइप से करते हुए, इस टाइप से 1 2। ये मैंने करवाया, ये मैंने सारे सूक्ष्म वाले करवाए। एक दिन इस टाइप से। अब आपको दिख रहा हो तो 1। अगर खड़े होकर नहीं कर सकती तो लेटे लेटे के ना फैलाइए, जितना फैलाते हो लेटे लेटे। अगर आपको देखिए दिख रहा हो तो लेटे लेटे मैं दिख रहा है मैम। टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, उनके हिसाब से। दूसरी चीज उनके लिए क्या कराइए कि क्या ना, मसाज करिए थोड़ा, पैरों की कमर से नीचे मसाज करके, हॉट फुट बाथ और फर्मेंटेशन वाटर, ये जरूर करिए। दूसरा क्या बोला आपने? किस चीज में? हॉट फुट बात बोला और फिर क्या बोला आपने? फर्मेंट, गर्म पानी की थैली, जैसे कभी गर्म पानी की थैली दे दी। अच्छा ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा। लेकिन हॉट फुट बाथ मैंने पहले बता रखा, हॉट फुट बाथ दिया जाता है, एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जितना आराम से, बीपी हाई तो नहीं रहता, ब्लड प्रेशर? मैंने अभी पूछा नहीं, मैं पूछूंगी ये सब चीजें बताने से पहले। गर्म पानी क्यों कर सकते हैं? हॉट एंड, सुनिए सबसे बड़ी बात है, अगर पुरानी तो हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन दे दीजिए, लेकिन गर्म ट्रीटमेंट है तो थोड़ा सादा पानी देना और कपड़ा निचोड़ करके यहाँ रखना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे मालिश कर दी ना, तो आप जैसे कप बैक मतलब टमी उस पे लेटा दिया, तो कमर की साइड में क्या करा, सबसे पहले 3 मिनट गर्म पानी का, जैसा बॉटल भी ना हो तो कपड़ा लिया मोटा टॉवल, स्क्विज कर दिया गर्म पानी में और रख दिया 3 मिनट। फिर उसको हटा के 3 मिनट सादे पानी का रख दिया, फिर 3 मिनट गर्म पानी का कपड़ा स्क्विज करके ये रख दिया, फिर 1 मिनट सादे पानी का। तो 3 बार गर्म का करना है और 3 बार 1-1 मिनट ठंडे का करना है। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। तो ये हॉट एंड कोल्ड क्या कहता है, जो मसल्स होता है उसको धीरे धीरे लूज करता है, पेल्विक मसल है ना, तो ये इसको फायदा हो, ये चीज करिए। और कभी हॉट फूड बात ले लिया, सोने से आधे घंटे पहले खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, फिर वो ये पानी पीना है और सर के ऊपर वो रखना है। तो उससे भी क्या होगा, धीरे धीरे करके जो मसल्स होगी, जो पैरों का जो होगा, ये मूवमेंट अच्छे होने लगेगा। ये इसके लिए फायदा होता है। जो स्टिफनेस होती है लोअर बैक में, आपकी थाइज में, शाइटिका, मल्टीपर्पज जो होता है, नेचुरोपैथ का रोल है। आपने बोला हॉट फुट बाथ में पानी कौन सा, कैसा नॉर्मल पीना है कि सादा पानी? सादा पानी। और सर में क्या रखना है? सादा पानी, जैसे डिप किया कपड़ा और निचोड़ करके यहाँ रखना, ताकि गर्मी एकदम सर पे ना जाए। ओके 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 ओके। ये रीजन होता है। कोई भी गर्म ट्रीटमेंट दिया था, सादा पानी पिलाया जाता है और कपड़ा निचोड़ करके जो कपाल वाला एरिया होता है ना, इसको ठंडा रखा जाता है, ताकि गर्मी तो एकदम। पानी आपको पहले पीना है कि जैसे आप उन्हें बिठा रहे हो ना हॉट फूड बात के लिए, तो कहना तुरंत 1 गिलास पानी, थोड़ा सा पानी जितना पी सकते आराम से, और सर पे रखना है, फिर पैर डालना है उसमें। ठीक है, इससे भी बहुत फायदा होगा। हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन से बहुत फायदा होगा। 3 मिनट स्टार्टिंग गर्म से होता है और एंड ठंडे से होता है। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। इससे भी उन्हें बहुत फायदा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ, लेकिन इससे पहले मैंने क्या, मसाज जरूर करना है, कहना उन्हें ये करनी है और अप एंड डाउन ये चीज करनी है।
दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, तो उससे भी। और देखिए लेटे लेटे उन्हें कहना ये वाला एक्सरसाइज करना, आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे या हाँ जी, ऐसे ये जरूर कराइएगा उन्हें, ठीक है। तो इससे उन्हें फायदा। अभी छोटे छोटे बटरफ्लाई में मत ले जाइए, क्योंकि बटरफ्लाई में जैसे खोलोगे तो ये चीज खुलती है। हाँ, नहीं मैं फुल बटरफ्लाई नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाफ बटरफ्लाई जो सूक्ष्म वाले के अंदर आता है। तब देखिए, अभी देखो जहां तक पैर आ रहा है ना, यहाँ तक करिए, दिख रहा है शायद पैर? भद्रासन में होल्ड करने के लिए बोलना उनको। ये ओके, देखिए नहीं उसमें तो वो हो जाती है भद्रासन में होल्ड। बस। तो आप ये धीरे धीरे, लेकिन जो चीज हो ना, अब उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना। तो ये चीज है इसमें, दाएं। अच्छा सॉरी, विद्या जी बोल रही है भद्रासन में कि वज्रासन में? भद्रासन में होल्ड करना है जितना हो सके उतना, पर अभी स्टार्टिंग, और उसके बाद आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। नहीं आई एम लेकिन टॉकिंग अबाउट फुल बटरफ्लाई नहीं, मैं हाफ वाली की बात कर रही हूँ। यस यस यस, यू आर रानी जी अभी जिस हिसाब से वो बता रहे स्टिफनेस है, जो सुखासन में नहीं बैठ पाती, तो भद्रासन में भी बैठना बहुत भारी होगा। क्योंकि जब हम सुखासन में बैठते हैं तो आप देखते होंगे ये चीज खींचती है। अगर मैं सुखासन की बात करूं तो अब खींच रहा है जी हाँ, नहीं होगा वो। ऐसा नहीं कि नहीं बैठेगी, लेकिन उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना, कि हमें बनाने की स्पेलिंग कब आएगा, जब हम ABC सीखेंगे। तो हमें वहां पहुंचाने के लिए ये छोटे छोटे, इसके साथ साथ योग के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ये तो करना पड़ेगा, जो मैंने बताया, दाएं करो, ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, ये चीज है। और मूवमेंट, सर्कल मूवमेंट पैर का धीरे धीरे, ठीक है, इससे फायदा होगा। और दूसरे जैसे मसाज, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हॉट फुट बाथ, फर्मेंटेशन वाटर, तो ये चीज करने से भी उन्हें फायदा मिलेगा। आप करके देखिएगा। कैट एंड काउ पोज भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है कैट एंड काउ पोज जो होता है। कैट एंड काउ पोज, कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं ऐसे तो जब मैंने ट्री पोज करवाया था तो ट्री कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनको करने में, क्योंकि उनका लेग्स आर ओके, बट चलने में शायद उनको प्रॉब्लम आती है। पर मूवमेंट मैंने भी उनको बोला कि बहुत लंबे टाइम तक आप मत खड़े रहो, जस्ट 2 सेकेंड्स टू एक चेक। चीज यू चाहिए उन्हें इस टाइप से, ये चीज खींचेगी। हाँ अच्छा ओके, साइड सिटअप्स बोलते हैं, साइड सिटअप्स। देखिए इस टाइप से, इस टाइप से, ओके। ये चीज अभी वहां पहुंचाने के लिए आपको ऐसे कई ऐसे ट्रिक जो होंगे ना श्रद्धा जी, आपको इनमें कई चीजें होती है, मेरे भी दिमाग में तुरंत नहीं आती। तो कई छोटी छोटी चीजें आपको भी देखना तुरंत पता चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें देखिए, जब आप एक उसमें करके देखते हो, अगर आप देखोगे, देखो अप एंड डाउन, हाँ जी हाँ जी, ऐसे ऐसे ऐसे, जब ये करने लगी तब उसको देखना धीरे धीरे कहना ऐसे करो, त्रिकोण में नीचे मत ले जाओ, कहना बस ऐसे करो, जैसे ये ऐसे रखा, कहना ऐसे जाओ धीरे धीरे। तो जो हमारा कटी चक्रासन हो वो भी कराइए, उसमें भी कहते हैं कमर, वो करवाया मैंने। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तब आप त्रिकोण नीचे वाला भी लेके आ सकते हैं। पहले घुटने तक लेके आइए, क्योंकि ये चीज खींचेगी। तो स्टेप बाय स्टेप उन्हें कहना, देखो आज आपने ये पकड़ा, फिर लगातार कहो, कहना देखो पहले दिन यहाँ था, आज यहाँ, उन्हें मार्क करके बताइए। तो उन्हें लगेगा अच्छा श्रद्धा जी के पास गए, जो तकलीफ इतने समय की थी, आज मैं यहाँ तक जा रही, यहाँ तक जा रही, यहाँ तक जा रही। तो स्टेप बेबी स्टेप के साथ आपको जाना पड़ेगा आगे। और ये चीज मैं पहले बता दीजिए। हाँ नहीं मैं बता चुकी हूँ, पर मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मतलब बहुत लोग हैं, तो उसमें एक मेजर वो है कि भाई मुझे उनके साथ फिर अलग से थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बाकी लोगों को ये चैलेंज है, ये आपका चैलेंज है, और इसको आपको जीतना है। श्रद्धा मैम, आज ही हमने सीखा क्लास में, आप इसका ना पहला रिकॉर्ड रखना, आज के दिन का या जब कभी वो आएगी, रिकॉर्ड रखना, और उसके बाद 21 दिन तक फॉलो करने के लिए कहना, और 21 दिन का रिकॉर्ड रखना कितने दिन कैसा होता है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा होता है कि हम लोग डेली क्लास नहीं देते, हफ्ते में एक क्लास होती है, हफ्ते में एक क्लास देती हूँ मैं उन लोगों को, और वो उसको तो मैं उनको बोलना 21 दिन लगातार करना है। ठीक है, उन्हें कहना ये आपका होमवर्क है, 21 दिन लगातार करना। और सुनिए, उन्हें क्या ये होमवर्क है, होमवर्क की मुझे डेली, भले आप देखो ना देखो, ठीक है, भले आप देखो ना देखो। कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चों के लिए टीचर बड़े छोटे छोटे से झूठ बोलती है, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए कहना ये मैंने सिखाया, आपका ये होमवर्क है, आप मुझे डेली रिकॉर्डिंग भेजेंगे। ठीक है, तो उनको रहेगा अच्छा, मतलब फोकस कर रही हैं, तो आपका के प्रति उनके मन में पॉजिटिव वो रहेगा, पर्सपेक्ट रहेगा कि बंदा मुझे देख रहा है, भले आप थोड़ा देख के रिजेक्ट करो, तो कहना हाँ मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए प्रॉपर, डिलीट करते रहो, किसी दिन थोड़ी देर के भी डिलीट कर दिया, तो ये चीज, तो वो भी सोचेगी यार बंदा फोकस कर रहा है।
तो आपकी वैल्यू समझेगा क्योंकि आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस डर में वो करेगी भी जो भी होगा, और उससे फिर आप देखना रिजल्ट आपके पास आएगा ही अच्छा। तो ये आपके लिए भी चैलेंज है। हाँ, मेरे लिए भी चैलेंज है। मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो जिनको कुछ ना कुछ नी प्रॉब्लम है या ऐसे है, क्योंकि कुछ लोग एज्ड हैं, वही स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो मेरे पास यंग बच्चे भी हैं मेरे स्टूडेंट, तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, इनके साथ है थोड़ा। इनके साथ होता है मेंटल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब पागल। एग्जैक्टली उनके साथ तो ये रहता है कि मैं बहुत डायनेमिक पोजेस करती हूँ तो दे आर हैप्पी, पर इनके साथ मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता लेकिन है। मैं फिर बताऊंगी, यंग बच्चों को प्राणायाम बहुत सिखाइए, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। क्योंकि आसन तो शरीर को, लेकिन मन फोकस करने के लिए, मैंने अभी क्या कहा था, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी विडंबना रही है कि जो हमारी जो संस्कृति थी इससे हट गई। क्योंकि अगर बच्चा जिसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, जिसने दर्शन पढ़ा है, मुझे मैं सब बताऊं, मैं पहले मैं इतना नहीं डरती थी लाइफ से। मैं कहती होता है सबकी लाइफ में टेंशन, ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में। लेकिन अब जैसे जैसे क्या है, लोग मरने से क्यों डरते हैं? अरे मरना जीवन का अंत नहीं, नए जीवन की शुरुआत है। दूसरा, फेस करो सिचुएशन को, कहाँ तक आप पास होते पता तो चलेगा कि कहाँ फेल हुए, कहाँ तक पास हुए, आगे कहाँ कमी थी जो फेल हुए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता, आप अपने को फालतू मतलब दूसरी जगह एनर्जी खर्च ना करके अपनी समस्या में ध्यान देते हो, समस्या में समाधान का कारण समझते, कारण को नष्ट करते हैं। तो ये चीज है, जब से मैंने ये इसमें आई समझा, कहते लाइफ में हमने जबरदस्ती टेंशन, तनाव, डिप्रेशन ले रखा, कुछ नहीं है। हम जो कर रहे हैं हमें करने तो, बाकी परमात्मा जाने। हमने ड्यूटी फॉर ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से कर दी, इसका रिजल्ट अच्छा है बुरा हो परमात्मा जाने। मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो अपने हिसाब से बहुत बेटर देन बेस्ट किया, मैंने टाल बढ़ाई नहीं करी। अब रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बुरा आया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई? मेरे है नहीं, कहीं कमी रहेगी होगी, पर मैंने जानबूझ के कमी नहीं करी। तो लाइफ में ये चीज होती है। तो आज की डेट में मैं फिर कहूंगी श्रद्धा जी बात की सब लोगों को, कि बच्चों को प्राणायाम जरूर सिखाइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम जरूर सिखाइए। अगर बच्चे सुनते हैं तो और करते हैं तो जरूर सिखाइए। मेंटल हेल्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस संसार में सपोज, मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये है 100 करोड़ लोग हैं, वो तो 100 करोड़ से तो ऊपर तो हिंदुस्तान में ही है, तो उसमें से 9 करोड़ 99 लाख और 99,000 मानसिक रोग से पीड़ित है। मानसिक रोग ये नहीं होता कि कपड़े फाड़ के जा रहे, गाली गलौज करे। मानसिक मतलब ये है कि कोई अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के दुख से खुश से ज्यादा दुखी है। कोई कहता है मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। कोई ये नहीं कहता मैं पागल हूं, और सब पागल हैं। पागल का मतलब सब समस्याओं से घिरे हुए हैं, सबको अपना दुखी दुनिया में सबसे बड़ा लगता है। वो सोचता है उन्होंने ही पता नहीं कितना बड़ा दुख झेल रहे हैं दुनिया में, उनके अलावा किसी के पास दुख ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है कि व्यक्ति को सोचता है कि मैं ही दुनिया में सबसे बड़ा दुखी हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर हम ये चीज, प्राणायाम करने से क्या होता है और दर्शन पढ़ने से ये बहुत फायदा होता है कि दुनिया में सभी दुखी हैं, कोई ऐसा नहीं है, सब जगह समस्याएं हैं, पर प्रभु नहीं बचे। दुख से तो हमारी क्या भी साथ है, बस ठीक है, आगे आगे चलते रहो और समस्या का समाधान करते रहो। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी हो गई। धन्यवाद सबका। और श्रद्धा जी करिए, उन्होंने बोला है करिए, ठीक है ना। और उन्हें कि मैं तुम्हारे को रिकॉर्डिंग भेजना, मैं चेक करूंगी प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो खुद ही लगेगा कि अच्छा ये चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज है। थैंक यू राधा मैम, थैंक यू विद्या जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा।